नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय वीके चौधरी में। निश्चित रूप से आप सभी मेरे चैनल से जुड़ चुके होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि समय समय पर आपको निश्चित अंतराल में सभी वीडियो जो एजुकेशन रिलेटेड है वो प्राप्त हो सके। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी आरटी 2009, उनकी धाराएं अध्याय को बहुत ही आसान भाषाओं में उसको स्थायी किया था। आज जो हम वीडियो ले रहे हैं वो है एनईपी 2020, और ये जो वीडियो है ये मुख्य रूप से केवल रीट एग्जाम L1 और L2 दोनों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, जिसमें एनईपी से संबंधित उन बिंदुओं को लिया है जो रीट के पाठ्यक्रम में है। बाकी अध्यापक और आगे फर्स्ट ग्रेड के लिए हम मुख्य रूप से और डिटेल में वीडियो अलग से जारी करेंगे, लेकिन अब फिलहाल जो है वो केवल रीट को ध्यान में रखकर उसके जो बिंदु पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उन बिंदुओं को स्थायी करने के लिए वीडियो दिया गया है। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखें, और निश्चित रूप से जब वीडियो कंप्लीट होगा तब आपको इसमें अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण सवाल, कहाँ सवाल कैसे बनते हैं, इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ों को आपको याद कैसे रखना है, चाहे वो इसके भाग हो, चाहे वो इसके अध्याय हो, चाहे उस अध्याय में आने वाले विभिन्न प्रोग्राम हो और लेटेस्ट जानकारी हो, उन सारों को मैं स्थायी करने की कोशिश करूंगा, ताकि एक बार अगर आपने वीडियो देख लिया तो निश्चित रूप से फिर अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भी वो चीज़ आपकी एग्जाम तक स्थायी रहेगी। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं एनईपी 2020 को, और उसके पहले सवाल से शुरू करते हैं कि कहाँ किस प्रकार से सवाल आएंगे, कहाँ आपको गलत होने से बचना है। सबसे पहला सवाल, शुरुआत अगर हम करें तो पहले सवाल से ही करते हैं कि पहला प्रश्न ये आपका बनेगा कि जो एनईपी 2020 है, इस एनईपी 2020 का जो है वो पूर्ण रूप क्या हो सकता है। अब वो क्या करेगा, वो आपको जो विकल्प देगा उन विकल्प में एक तो ये मिलेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक आपको देगा वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बिल्कुल मैं सवाल के अनुसार, और कहाँ ये हम सोच सकते हैं क्योंकि वो बना के देगा, और भी हो सकता है वर्ड ऐसे बना के दे दे। तो इसे कहा तो नई शिक्षा नीति भी कहा जाता है, लेकिन ओरिजिनल जो नाम सही रूप है एनईपी का वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नाम नहीं है, ये हम कहते जरूर हैं कि यह 21वीं शताब्दी की नई शिक्षा नीति है। ये नाम से जाना जरूर जाता है, उपनाम से, लेकिन वास्तविक अगर आपको फुल फॉर्म पूछे सीधा सा का इसका पूर्ण रूप क्या होगा, और उस विकल्प में आपको ये भी मिले, तो सीधा सा सही क्या करना है कि इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और मैं जो कह रहा हूँ वो ओरिजिनल जो ड्राफ्ट है उसके अनुसार, या एग्जाम में जो सवाल पूछे जा चुके हैं उनके अनुसार, और वास्तविक तथ्यों के आधार पर मैं एक एक चीज को डिफाइन कराऊंगा, ताकि हम एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं हो कि प्रश्न किस प्रकार आ सकता था और मैं यहाँ गलत कर सकता था। वो साथ साथ में मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन करवाऊंगा। तो ये सवाल क्लियर हो गया पहला, कि शुरुआत में एनईपी का पूर्ण रूप पूछे तो आपको करना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, थोड़े परिचय की बात करते हैं, बैकग्राउंड की बात करते हैं, फिर हम रीड के जो मुख्य बिंदु है उन एक एक बिंदु को लेकर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा परिचय कह दें या पृष्ठभूमि की थोड़ी सी बात करें, तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो इसमें पहला तथ्य यह बनता है कि सबसे पहली जो शिक्षा नीति, पहली शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो पहली शिक्षा नीति जो है वो 1968 में बनाई गई। सिंपल फैक्ट है, तथ्य है, 5-7 लेते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट और देखते हैं। अगर पूछे कि सबसे जो पहली है शिक्षा नीति कब बनाई गई, तो 1968 में बनाई गई, और इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो किनके काल में, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के काल में बनाई गई, और ये जो शिक्षा नीति थी ये मुख्य रूप से कोठारी आयोग, कोठारी आयोग की जो सिफारिशें थी उन सिफारिशों पर ही आधारित थी। तो मुख्य योगदान जो रहता है कोठारी आयोग का रहता है दौलत सिंह कोठारी। अगर इसका भी पूछे अलग से भी कि दौलत सिंह कोठारी कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे, दौलत सिंह कोठारी। तो
पहला सवाल शुरू में बनता है कि पहली शिक्षा नीति थी वो 1968 में आई। अब थोड़ी सी शब्दावली को हम चेंज करते हैं कि इसके बाद दूसरी शिक्षा नीति। अब देखो सिंपल याद करने का तरीका, आराम से जोड़ भी सकते हैं, रटना भी नहीं है। 1968 है, अगर इन दोनों को 8 और 6, वहां 6 8 था और यहां इस प्रकार इसको करें तो दूसरी शिक्षा नीति है वो 1986 में। यह शिक्षा नीति है जो मुख्य रूप से अगर हम कहें तो शिक्षा जो आगे समवर्ती सूची का हिस्सा हो गई, पहले राज्य सूची का हिस्सा थी, तो यह शिक्षा नीति थोड़ी सी अच्छी मानी जाती है, प्रभावी मानी जाती है कि यह दूसरी जो शिक्षा नीति थी वह इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय ये जो शिक्षा नीति आई और इस शिक्षा नीति में आधुनिकीकरण पर बल दिया गया, क्योंकि शिक्षा को थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन किया गया कि किस प्रकार से शिक्षा में नवाचार किए जा सकते हैं। तो इसने जो है वो आधुनिकीकरण पर बल देने का प्रयास किया। फिर बात आती है इसी शिक्षा नीति से रिलेटेड, अगली बात करते हैं कि एक नई कार्य योजना। अब इसके 2-3 इसमें सवाल बनते हैं। नई कार्य योजना इसको कहा जाता है, इसकी क्लास में भी कई बार मैंने चर्चा की है, एनसीएफ 2005 में भी मैंने चर्चा की है। इसको आप नई कार्य योजना कह सकते हैं, संशोधित शिक्षा नीति भी कह सकते हैं। इसको POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन कब आई? ये 1992 में। तो 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन कह दें, नई शिक्षा नीति कह दें, संशोधित शिक्षा नीति कह दें। 1986 का ही जो संशोधित रूप सामने आया, या इसे हम कहें कि नई कार्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में कई बार पूछा जाता है POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो ये 1992 में इसका संशोधित रूप है जो सामने आया। मुख्य रूप से इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो PV नरसिम्हा राव थे। इस समय अगर प्रधानमंत्री की बात करें PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। अब एक सवाल इसमें और बनता है, जब हमने एनसीएफ की बात की थी तो ध्यान रखना कि जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA, इससे संबंध में पूछा जाता है कि POA मुख्य रूप से किन 3 लक्ष्यों को ध्यान में रखकर या 3 लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करता है। इसमें एग्जाम में एक बार सवाल आया है, तो 3 आपको इसमें तथ्य भी याद रखने हैं, क्योंकि 3 आगे तो चौथा विकल्प आएगा कि निम्न में से कौन सा एक POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन का मुख्य लक्ष्य नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो बात कर रहे हैं यही, चाहे नई संशोधित शिक्षा नीति की बात करें, नई कार्य योजना की बात करें या POA की बात करें, एक ही बात है, 3 लक्ष्य है। पहला इसका है प्रासंगिकता, दूसरा है इसमें लोचशीलता और तीसरा है गुणवत्ता। ये 3 तत्वों पर बल देता है। जब POA की बात करते हैं तो यहां भी सवाल बन चुका है और दोबारा भी बन सकता है कि POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन किन 3 तत्वों पर बल लेता है। तो हम कहते हैं प्रासंगिकता, लोचशीलता और गुणवत्ता। पहला अक्षर जोड़ के भी याद कर सकते हैं कि पांव लघु यानी पैर लघु, तो POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन प्रासंगिकता, लोचशीलता और गुणवत्ता, शॉर्ट में याद भी हम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस शिक्षा नीति जो NEP 2020 है, इससे पहले हमें एक तथ्य याद करना है कि इससे NEP 2020 से पूर्व एक नई शिक्षा नीति 2016 प्रस्तुत की गई, लेकिन इंपॉर्टेंट बात थी कि ये बनाई तो गई लेकिन ये पारित नहीं हुई, पारित व मंजूर नहीं हुई।
और इसीलिए हम नई शिक्षा नीति जो है, जो हम एनईपी की बात करते हैं वो 2020 की करते हैं, लेकिन ये फैक्ट एक बार सेंटर में एग्जाम पूछा जा चुका है। सवाल ये पूछा गया सेंटर में कि नई शिक्षा नीति एनईपी 2016 का संबंध है वो मुख्य रूप से किस समिति से लिया गया है। तो ध्यान रखना है कि यह जो है वह TSR सुब्रमण्यम समिति, फैक्ट है, सिंपल है, एग्जाम सेंटर में आ चुका है। सवाल क्या आया वो भी मैंने आपके सामने चर्चा की। सवाल ये था कि नई शिक्षा नीति 2016 का जो संबंध था वह किस समिति से माना जाता है। तो इस नीति से पूर्व हमने कहा कि ये शिक्षा नीति आई जरूर थी, लेकिन ये पारित और मंजूर नहीं हुई, बनाई गई लेकिन इसको पारित नहीं किया गया। तो इसने किस समिति ने इसको बनाया था, तो ये सवाल सिंपल सा बनता है। और थोड़ा सा हमें याद भी रखना है कि TSR सुब्रमण्यम समिति द्वारा इसकी स्थापना की गई। फिर अगला तथ्य लेते हैं। अब एनईपी से संबंधित चर्चा करते हैं कि एनईपी 2020 की बात करते हैं कि एनईपी 2020 के लिए जो है मुख्य रूप से एक समिति का निर्माण किया गया और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष किसे बनाया गया, के कस्तूरी रंजन, के कस्तूरी रंगन, इनको इनका अध्यक्ष बनाया गया। अब ध्यान रखना इनका पूरा नाम भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। के मतलब है कृष्णा स्वामी, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि सवाल बनाने वाला यहां बना सकता है, वो कोष्टक में दे देगा कस्तूरी रंगन दे देगा, लेकिन दे देगा साथ में कृष्णकांत, कृष्णा स्वामी। तो एंड टाइम हमें पता नहीं कि सवाल कैसे बनता है। तो ध्यान रखना है कि इस के का मतलब है कृष्णा स्वामी। वो कृष्णकांत भी बना सकता है, किशनकांत भी बना सकता है, तब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो। इसलिए सवाल का पूरा नाम भी याद रखना, हम के कस्तूरी रंगन कहते हैं, लेकिन ये नाम भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि के है, इसका मतलब है कृष्णा स्वामी। तो मुख्य रूप से इनकी अध्यक्षता में जून 2017 में इस समिति को बनाया गया और इस समिति ने काफी विचार विमर्श किया और काफी विचार विमर्श करके फिर एक मुख्य 2 तारीखें आपको याद रखनी है। एक तारीख आती है 31 मई 2019, डेट इंपॉर्टेंट है। 31 मई 2019 को इस समिति ने जो एनईपी 2020 का ड्राफ्ट, इसका ड्राफ्ट बनाया गया और इस ड्राफ्ट को सार्वजनिक टिप्पणी के लिए सौंपा गया। सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए सौंपा गया। तो अभी तक पूरा नहीं बना था, इन्होंने पूरा ड्राफ्ट बना के कहा कि अब हम इसमें और क्या क्या सुधार कर सकते हैं। इन्होंने जो सुझाव दिए, नियम दिए, वो सारी जनता के सामने रखे गए और कहा कि जो भी शिक्षाविद है, जो भी एजुकेशन रिलेटेड है या इस पॉलिसी में क्या क्या सुधार लाना चाहते हैं, वे सारी चीजें स्पष्ट करके इन्होंने सामने रखी और कहा कि सार्वजनिक रूप से इसको रखा गया और कहा गया कि आप इसमें और सुझाव दे सकते हैं या इन सुझाव में कौन सा अच्छा लगा, इसको और बेहतर बना सकते हैं। ये सुझाव पूरे देश के समक्ष रखे गए और कहा कि इन्हें मुख्य रूप से आप देखें और अपने भी सुझाव दें। तो एक तो ये तारीख जब सार्वजनिक रूप से ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया गया। अब इससे भी एक इंपॉर्टेंट डेट है अगली, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस एनईपी 2020 को मंजूरी दी। तो अभी तक डेट आ रही है 2019, अगली डेट आएगी वो आएगी 2020। तो अगली डेट इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई की बात कर रहे हैं, 29 जुलाई 2020, ये एक इंपॉर्टेंट डेट। पहली डेट आपको याद है, पहली डेट हमने कहा कि ये याद रखना 31 मई 2019 को ड्राफ्ट को सार्वजनिक टिप्पणी के लिए सौंपा। और ये दूसरी इंपॉर्टेंट डेट जब इस एनईपी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी गई। क्लियर।
तो अभी तक हमने केवल इसका एक परिचय लिया, इंट्रोडक्शन लिया। अब जब इसको पास किया गया उस समय ये जो ड्राफ्ट हमारे सामने आया और ओरिजिनल एनईपी हमारे सामने आई, इसको प्रकाशन करने का जो कार्य किया गया और मुख्य रूप से इसको निर्देशित करने का जो कार्य किया गया वो किया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के द्वारा। तो ये जो है वह MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट तथ्य है। और इसका नाम अब परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये भी थोड़ा सा आगे फैक्ट है, तथ्य, इसको भी याद रखना। लेकिन जब तक ये बनाई गई उसमें यही नाम दिया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जो पहला पेज इसका है उस पर यही लिखा है कि NEP 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार। अब हम जानते हैं कि इस NEP 2020 के बाद इसका जो नाम है उस नाम को परिवर्तन किया जा चुका है और अब इसका नाम जो है वह शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, ये सिंपल फैक्ट है। तो शिक्षा मंत्रालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। कब? NEP 2020 के बाद। पहले इसको MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं कि NEP 2020, पहले हमने बात कर ली कि NEP 2020 के लिए एक समिति बनाई थी और समिति के जो अध्यक्ष थे, तो ये स्पष्ट हो गया, पूर्व इसरो अध्यक्ष, इसरो के अध्यक्ष थे ये। के कस्तूरीरंगन। ठीक है, कृष्णस्वामी, ये हमने स्पष्ट कर दिया। थोड़े से फैक्ट एक दो और साथ में ले रहे हैं इसलिए। इस समय जो समिति बनाई गई और इसमें आगे जो मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री शिक्षा, जो केंद्रीय मंत्री शिक्षा के थे, वो नाम भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि मुख्य रूप से रमेश पोखरियाल निशंक जो उस समय थे वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में थे। निशंक। दूसरी बात कि इस समिति के अध्यक्ष तो हमने बात कर ली, लेकिन अध्यक्ष के साथ इसके सदस्यों को भी है कि ये एक 9 सदस्य समिति थी जिसमें एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य थे, जिसमें मुख्य रूप से अध्यक्ष की हमने बात कर ली। एक और आपको याद रखना है कि इसके सचिव कौन थी, तो श्रीमती रेणु स्वरूप। श्रीमती रेणु स्वरूप जो थी वो सचिव। तो दो नाम कम से कम याद रखने हैं कि एक अध्यक्ष का नाम याद रखना है, एक सचिव का नाम याद रखना है। कुल हमने कह दिया कि इस समिति में कुल 9 सदस्य थे, कुल 9 सदस्य, जिसमें एक अध्यक्ष है और 8 अन्य सदस्य। ठीक है, ये फैक्ट है, सिंपल, सारे तथ्यों का खेल है और तथ्यों के अनुसार हमें याद रखना है कहां कहां किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। वो थोड़ा सा मैंने आपको इसमें डायग्राम बना के दिया। अब परिचय के बाद लेते हैं कि वास्तव में इसका और कहां सवाल बना है। तो एक सवाल बना है कि NEP 2020 के 5 निर्देशक सिद्धांत कौन से हैं और इनमें से कौन सा है या नहीं है। ये सवाल सेंटर के एग्जाम में एक आ चुका है। तो हमें 5 मेन निर्देशक तत्वों की बात करें, कारक की बात करें, वो हमें याद करना है। तो कौन से हैं 5 देखते हैं और उसके अनुसार उसे याद करते हैं। तो अगला तथ्य जो हमारे सामने है वो है NEP 2020 के 5 जो आधार स्तंभ है, उन आधार स्तंभों की बात की गई है। शॉर्ट में अगर आपको याद करना है तो शुरू ये होता है, पहला SS का मतलब होता है कि आपकी पहुंच जो है उसकी बात करता है। दूसरा ये इक्विटी की बात करता है। तीसरा ये क्वालिटी की बात करता है। तो 3 को पहले याद कर दीजिए और फिर वापस A और A। ठीक है, शॉर्ट में मैंने बताया कि एक इक्विटी की बात है, भागीदारी की बात है, एक क्वालिटी की बात है, गुणवत्ता की बात कर रहा है, एक अफोर्डेबिलिटी, किफायती की बात कर रहा है, और एक अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही की बात
कर रहा है। आपको शॉर्ट में समझना पूरा है, लेकिन याद इतना जरूर करना है कि निम्न में से कौन सा एक है या नहीं है। तब आपको याद रखना है कि ए का मतलब एसेस, इक्विटी, क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अब क्या है, एक एक लाइन में इसको समझते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि पहुंच। पहुंच का मतलब है कि हर व्यक्ति, साधारण जन, चाहे वो सरकार हो चाहे निजी क्षेत्र हो, हर व्यक्ति तक जो शिक्षा की है वो बिना किसी भेदभाव के पहुंच होनी चाहिए। इसका मतलब यह सभी नागरिकों, जो हमारे भारत के सभी नागरिक हैं, सिंपल सा, ऐसे रटना नहीं है कि सीधा सा, सभी नागरिकों तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। सिंपल हम याद करते हैं, रटना नहीं है। वही मैंने कहा कि एक एक शब्द याद कर लीजिए एक एक के साथ। अब भागीदारी। भागीदारी का मतलब मैंने कहा कि यहां शुरुआत हम करते हैं जनता से कर लें, निजी क्षेत्र कह लें, सरकारी क्षेत्र कह लें, सभी की भागीदारी। तो अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। फिर सीधा सा है गुणवत्ता, यानी जो शिक्षा आप प्रदान कर रहे हैं वह शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी पे जोर दिया गया है। SIQ जो प्रोग्राम चला था उसमें भी क्वालिटी पर। फिर है किफायती। किफायती का मतलब है कि हमारे पास इतने संसाधन, इतने पैसे नहीं है, तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की जानी चाहिए। यहाँ एक तुलनात्मक बात मैं और कर रहा हूँ। RT 2009 में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वहां मैंने इस फैक्ट को भी दिया था कि NEP जो मानता है, NEP कहता है कि मुख्य रूप से आप 3 से 18 वर्ष, क्योंकि इसका जो डायग्राम है वो ये कहता है कि किफायती यानी 3 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, इन 18 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। इसीलिए कहा कि क्योंकि सभी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे बहुत खर्च होते हैं तो सभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसको हम अफोर्डेबिलिटी बनाना है कि यानी इसको किफायती बनाना है ताकि वे अफोर्ड कर सके। तो 3 से 18 वर्ष के जो बालक हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। फिर आता है जवाबदेही। इसका मतलब है कि जवाबदेही का मतलब है कि अब सरकार है वो विभिन्न नीतियों को सही ढंग से लागू करे, जवाबदेही बने, क्योंकि वास्तव में एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है नहीं की जा रही है, तो सरकार इसके संबंध में जो भी नीतियां बनाएगी उसके लिए वो जवाबदेही होगी। इसका मतलब सरकार को अपनी नीतियों, सरकार को अपनी जो नीतियां हैं, अपनी जो योजनाएं हैं के प्रति जवाबदेहिता। तो कुल मिला के याद क्या करना है, याद करने हैं कि ये 5 हमें तत्व कह दें, कारक कह दें, याद करना है। शुरू में ए से शुरुआत हमने की कि मुख्य रूप से एसेस, फिर हमने बात की जो है क्वालिटी की भी बात की हमने, इक्विटी की हमने बात की, एफोर्डेबिलिटी की बात की, अकाउंटेबिलिटी की बात की। तो मुख्य रूप से 5 याद करना है। शॉर्ट में मैंने लिखा है, उसको भी याद करके पहले पूरा समझें, फिर उसको शॉर्ट में याद करें ताकि वहां हम अलग कर सकें कौन सा है और कौन सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके अध्याय की बात करते हैं कि कौन कौन से, मुख्य रूप से इसमें कितने अध्याय हैं और कितने भाग हैं। तो सिंपल तथ्य आता है, यहां मैं भाग और अध्याय आपको याद करवा दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। कुल कितने भाग हैं? 4 भाग हैं, और इसमें अध्याय कुल कितने माने गए हैं? 27 माने गए। हमारे रीट पाठ्यक्रम के अनुसार कहें तो पहला भाग ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, रीट के पाठ्यक्रम के अनुसार, क्योंकि पहला जो भाग है उसमें सभी हमारे पाठ्यक्रम के जो बिंदु दिए गए हैं वो सारे उसी के अंतर्गत आ जाते हैं, तो हम उसी की चर्चा करेंगे। लेकिन भाग पहले याद करेंगे क्योंकि इसमें एक सवाल बनता है सिंपल सा, और वो सवाल ये है कि एक तरफ आपको दे देगा यहां लिखा हुआ एक तरफ भाग और एक तरफ आपको दे देगा अध्याय, दे सकता है और कह देगा कि इनको आपस में सही सुमेलित करो या निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है या नहीं है। तो आपको 4 अध्याय ध्यान में रखने हैं। मैं लिखता हूं, शॉर्ट में याद भी करवा देता हूं, लाइन बना के, बिल्कुल इमेज बना के। तो कितने भाग हैं? 4 भाग हैं, ठीक है। अध्याय हमने कहा कुल 27 अध्याय हैं, ठीक है।
अब कौन कौन से अध्याय, किसमें कितने अध्याय आते हैं, वो थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। कैसे, मैं याद करवाता हूं। सबसे पहला जो भाग है वो है स्कूली शिक्षा का। किस शिक्षा की बात कर रही है? स्कूली शिक्षा। दूसरी जो बात की जा रही है वह की जा रही है उच्च शिक्षा। तो पहले तो दो याद करना है कि स्कूली शिक्षा की बात है और दूसरी उच्च शिक्षा की बात है। तीसरा आता है अन्य केंद्रीय विचारणीय बिंदु। और चौथा आपका आता है क्रियान्वयन रणनीतियां। क्लियर? देखते हैं और याद करते हैं। देखिए, चार है, चार भाग हैं। एनईपी की शुरुआत की गई, हमें पता है कि शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले कहां होगी? स्कूली शिक्षा से, क्योंकि पहले स्कूली आता है। तो सिंपल सा है, रटना नहीं है, मैं समझा ही रहा हूं बिल्कुल। स्कूली शिक्षा सबसे पहली, उसके बाद जाएंगे तो कौन सी शिक्षा? उच्च शिक्षा। ठीक है, तो स्कूली और उच्च शिक्षा हो गया दूसरा भाग। अब स्कूली और उच्च शिक्षा ये प्रदान करने की मेन जवाबदेही किसकी होगी? केंद्रीय सरकार की। तो तीसरा आ गया केंद्रीय विचारणीय बिंदु। ठीक है, तो केंद्र आ गया। अब केंद्र ने विचार तो बना लिया, लेकिन अब इसको क्या करना है? क्रियान्वयन। तो केंद्र बनाएगा और फिर इसका क्या करेगा? क्रियान्वयन करेगा, और उसके लिए रणनीतियां लगाएगा कि किस किस रणनीति का प्रयोग करके हम इस एनईपी 2020 को लागू कर सकते हैं। तो इमेज बन गई, कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ी। सबसे पहले स्कूली, उसके बाद उच्च, सारा ये काम किसका है? केंद्रीय सरकार का मेन, और फिर क्रियान्वयन। केंद्र इसका क्रियान्वयन कर रही है, राज्यों को में बंटवारा कर रही है, राज्य में भी अलग अलग संस्थाएं हैं, वो उसको नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार ये चार जो भाग हैं मुख्य रूप से इसके माने गए हैं। अब आपको इस भाग के अंतर्गत कितने अध्याय हैं, तो मैं एक सिंपल लाइन लिखता हूं कि 811-53। मैं हमेशा शॉर्ट में थोड़ा सा कि 811-53, यानी सिंपल सा है कि पहला जो है उसमें कुल कितने अध्याय हैं? 8। दूसरे में कितने हैं? 11। तीसरा जो है इसमें कितने हैं? 5, और इसमें कितने हैं? 3। सिंपल सा याद हो गया कि रटा नहीं, हमने बिल्कुल समझा। ये शॉर्ट में देखा कि सिंपल है कि सबसे पहला है उसमें 8, फिर उच्च है, थोड़ा सा बढ़ गया उच्च है तो 11 ज्यादा हो गए, फिर 5 और फिर 3। तो शॉर्ट में हमने याद कर दिया कि 811-53। 2-3 बार बोलेंगे 811-53, तो बार बार याद करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे इसमें से यहां से सवाल आ जाए, चाहे यहां आ जाए, चाहे इसमें सुमिलित करो आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सवाल बिल्कुल सही होगा, एक्यूरेट, कहीं दिक्कत नहीं। तो जब ये मुख्य रूप से इसके भाग और अध्याय बनाए गए, और इसमें एक तथ्य आता है कि जो एनईपी 2020 को सर्वप्रथम, तथ्य है सिंपल, एक एग्जाम में आ चुका है, सर्वप्रथम जो है वह भारत के कर्नाटक राज्य में लागू किया गया। ठीक है, नेट पर सर्च करोगे तो ये भी मिल जाएगा, हो सकता है कुछ और भी आपको मिल जाए, लेकिन मैं ये जो कह रहा हूं ये पिछली बार अध्यापक भर्ती में प्रश्न आ चुका है कि शैक्षिक परिदृश्य में ये सवाल आ गया कि एनईपी 2020 लागू करने वाला जो पहला राज्य है, प्रथम राज्य है, फर्स्ट, सर्वप्रथम कह दूं या मैं पहले की बात कर दूं, तो पहला जो है वह मुख्य रूप से कर्नाटक माना जाता है। दूसरा जो राज्य है वह मध्य प्रदेश को माना जाता है। ठीक है, तो दो तथ्य याद करने, इसमें एक पर सवाल बन चुका है, दूसरे पे हो सकता है बन जाए आगे, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, कुछ और तथ्यों को आगे लेते हैं कि एनईपी 2020 में ये कहा गया कि जो सकल नामांकन अनुपात है, सकल नामांकन अनुपात, ठीक है, सकल नामांकन अनुपात की बात की गई है कि मुख्य रूप से जो GER, यानी हम बात करते हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, ग्रॉस यानी सकल, एनरोलमेंट यानी नामांकन, और अनुपात यानी रेशियो। तो सकल जो नामांकन अनुपात है उसको मुख्य रूप से 100% यानी पूरा 100% लाने का सुझाव दिया है, वो भी कब तक? मुख्य रूप से 2030 तक।
क्योंकि 20 में शुरुआत हुई। अब कई इसके प्रावधान है वो 2030 तक लागू करने हैं और कई प्रावधान है वो 2040 तक भी लागू करने का सुझाव दिया गया है। इसमें अधिकतर प्रावधान है वो कहा गया है कि हम अधिकतर प्रावधान को 2030 तक लागू करने का प्रयास करेंगे और कुछ प्रावधान हो सकते हैं वो 2040 तक भी लागू हो, और बच्चों की जो ड्रॉप आउट दर है उस ड्रॉप आउट दर को भी हमें कम करने का प्रयास करना है। इसके साथ साथ ये दो वर्ड मैंने समझाए थे कि बच्चों की जो ड्रॉप आउट दर है इस दर को भी क्या करना है, कम करना है। एक कहा था अनामांकित, एक कहा था ड्रॉप आउट, समझाया भी था मैंने। अनामांकित का मतलब है कि जो 6 साल से ऊपर बच्चे हो चुके हैं लेकिन उनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। ड्रॉप आउट यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही विद्यालय छोड़ चुके हैं उन्हें वापस जोड़ना। तो ड्रॉप आउट को भी कम करना ताकि विद्यालय कम छोड़े और निरंतर वे जुड़े रहें। इसीलिए इसने कहा कि सकल नामांकन अनुपात है उसको 100% करना ताकि कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं रहे और कोई बच्चा अनामांकित नहीं रहे। ये मुख्य रूप से इसने शुरुआती जो बेस है उसके आधार पर कहा गया। आगे बात करते हैं कि कुछ इसके सामान्य मूलभूत सिद्धांत भी माने जाते हैं। 5 तो निर्देशक सिद्धांत मेन, इसके अलावा कुछ अन्य नॉर्मल इसने सुझाव दिया है कि शिक्षा की जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देने की बात की गई है, FLN पर बात की गई है, बहुभाषिता पर बात की गई है, शिक्षा को सार्वजनिककरण करने पर बल दिया गया है, निजी क्षेत्र में कमी करने का बल दिया गया है। तो कुछ 5-7 पॉइंट लेते हैं और उसके बाद अपने रीड के जो पॉइंट है उस रीड के टॉपिक के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके कुछ मूलभूत सिद्धांतों की बात की गई है। उन मूलभूत सिद्धांतों की हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसने शिक्षा जो है समग्र रूप से प्रदान करने पर बल दिया है। इसने शिक्षा में जो लचीलापन है इस लचीलापन को भी प्रभावी बल दिया है। इन्होंने सतत मूल्यांकन पर भी बल दिया गया है। सार्वजनिक शिक्षा का पक्ष लिया है। बहुभाषिता यानी बहुत सी भाषाएं, मदर टंग तो ही है, बहुभाषित या बहुभाषिका का जो है वो मुख्य रूप से हमें डेवलप करना है। संवैधानिक मूल्य है, जीवन कौशल है, इनको भी डेवलप करने का प्रयास किया गया है। जो हमारे संविधान के मूल्य हैं, संवैधानिक मूल्य, जीवन कौशल में सुधार, ये बेसिक पॉइंट है, इसमें कोई हमें रटना नहीं है, बेसिक है। जो हर शिक्षा नीति में नॉर्मल होते हैं वो नॉर्मल पॉइंट है, इसमें भी कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन आगे जो पॉइंट आएंगे उनको हमें थोड़ा सा तथ्यों के अनुसार याद करना है। अब हम बात कर रहे हैं सीधा सा हमारे जो स्कूली ढांचे के अंतर्गत जो पहला अध्याय, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हमारा जो भाग है वो भाग कौन सा है, फर्स्ट रीड के पाठ्यक्रम का। और फर्स्ट भाग कौन सा है, फर्स्ट भाग है स्कूली शिक्षा का। अब मुख्य सबसे मेन जो अगर एक सवाल ही उठाना होता है कि एक सवाल ही लेना है, एनईपी में से, और आज तक भी ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है, तो इस सवाल को तो गांठ बांध के याद कर लो। कौन सा सवाल कि स्कूली शिक्षा है उसके अंतर्गत इसने पूरा जो ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, उस आधारभूत ढांचे को परिवर्तित कर दिया है। शिक्षा का जो आधारभूत ढांचा था इस ढांचे को परिवर्तन कर दिया है। यानी इन्होंने 10+2 का जो मुख्य रूप से ढांचा था उसको इन्होंने परिवर्तित कर दिया है। त्रेपन 34 यानी इन्होंने 5+3+3+4 ये मूलभूत ढांचा किसके स्थान पर, 10+2 के स्थान पर अब 53-34 माइंड में याद कर लो। 53-34 बोलो सभी, 53-34 ये याद हुआ। इसका मतलब अब आगे के जो बेस है वो आपको याद होंगे। हम क्या करते हैं, लाइन टू लाइन रटते हैं, फिर एग्जाम में रिवीजन नहीं होता 2-4 दिन पहले, फिर भूल जाते हैं।
और विकल्प वैसे ही देता है। तो बेस बना के सीधा सा है कि 53 34 53 34 2 3 4 बार बोलो, दिमाग में ये याद रहा। अब धीरे धीरे आप इसके आधार पर अगली चीजों को जोड़ लोगे, अगले में कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि एक चीज याद आती है ना तो उसको पकड़ के आप आराम से पहुंच सकते हो, लेकिन एक चीज याद नहीं है तो दूसरी चीज तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए सीधी सी बात है कि ये पूछा जाता है कि स्कूली शिक्षा में जो आधारभूत ढांचा था 10+2, इसको परिवर्तित करके एनईपी ने किस रूप में जो है परिवर्तित कर दिया। तो एनईपी 2020 है, इसने 53 34 5 3 3 4 के रूप में इस पूरे ढांचे को परिवर्तित करके एक नए रूप से संगठित किया। पहले जो मुख्य रूप से शुरुआत करते थे तो हम 6 वर्ष से, लेकिन अब शुरुआत है वो 3 वर्ष से की जा चुकी है कि मूलभूत ढांचा है वो 3 से शुरू होगा और 18 साल तक चलेगा। तो 3 से 18 वर्ष, इसीलिए इसने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की भी बात की है, वो 3 से 18 तक की है। इसीलिए इसने कहा कि शुरुआती जो है वो फाउंडेशन स्टेज है वो 5, उसके बाद 3 साल, फिर इसने वापस 3 साल, और फिर अंतिम 9 से 12 है वो 4 साल, जो माध्यमिक स्तर है उसकी हम बात करेंगे। तो शुरुआती 5 फाउंडेशन स्टेज, फिर प्रीपेटरी स्टेज कहा गया है, फिर आगे मिडिल स्टेज की बात की है, और फिर सेकेंडरी स्टेज की बात की है। ये सारी चीजें आपको याद होगी कब, पहले ये याद करना पड़ेगा 53 34 53 34 याद कर लो, फिर आगे बढ़ लो। पहला सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनईपी में अगर कोई है तो ये है, और सबसे ज्यादा आने की संभावना रहती है वो भी ये रहती है कि किस ढांचे का पक्ष लिया, इसकी जगह किसको परिवर्तित किया गया, ये सारी चीजें पहला सवाल। अब इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम से थोड़ा स्पष्ट करते हैं। देखिए, मुख्य रूप से हमने कहा कि प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो मुख्य रूप से था 10+2, यानी यहां 6 से लेकर 16 वर्ष तक ये रहता था, और फिर 16 से 18 वर्ष तक ये रहता था। ये एक पुराना ढांचा है वो मुख्य रूप से है, और अब इसकी जगह एक नया ढांचा आ गया है। यही मैंने आपको याद करवाया कि मुख्य रूप से ये अगर हम बात करें तो 5 साल, फिर ये 3 साल, फिर 3 साल, और फिर 4 साल, यानी ये जो फाउंडेशन स्टेज है वो रहता है 5 साल। अब 5 में भी इसने कहा कि 3 साल और 2 साल अलग अलग भागों में इसके अंतर्गत इसको बांटा गया है। दूसरा है वो प्रीपेटरी स्टेज, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ क्लास 3 से लेकर 5 यानी 8 से 11 वर्ष की बात की गई है। फिर मिडिल स्टेज 6 से लेकर 8, और फिर 9 से लेकर 12 सेकेंड स्टेज, जो अभी आपके सामने मैंने चर्चा की थी। थोड़ा इसको व्यवस्थित डायग्राम से देख लेते हैं कि स्टेज कौन कौन सी होगी। फाउंडेशन स्टेज इसको कहा गया है। अब देखो, अब आपका सवाल क्या बनता है, कैसे बनता है, इसमें कुछ सवाल लेते हैं और सवालों के अनुसार इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका और प्री स्कूल, शब्दों पे ध्यान देना। प्री स्कूल ये कंफ्यूजन आपको करेगा इसमें, प्रीपेटरी स्टेज, क्योंकि जल्दबाजी में रटोगे तो प्रीपेटरी स्टेज आपको लगेगा प्री वाला पूछ रहा है, और उस चक्कर में इजी सवाल जो आपको आ रहा है वो भी आप गलत कर सकते हो। तो ध्यान रखना, प्रीपेटरी स्टेज है वो सेकंड स्टेज पर है। सबसे पहले है वो प्री स्कूल स्टेज है, इसे आंगनवाड़ी भी कहा गया है, बाल वाटिका भी कहा गया है, नर्सरी स्कूल भी कहा गया है, प्री स्कूल भी कहा गया है। ठीक है, तो यहां फिर आ गया कक्षा 1 और 2। अब ये दोनों जो है वो किसमें शामिल हो गया है, यहां पर। पहले क्या था, हमने पढ़ा था आरटी में कि अनुच्छेद 45 में सबसे पहले कहा गया कि हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सबके लिए करेंगे। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 आया, और उसमें मूल अधिकार, मूल कर्तव्य बना लिया गया, और फिर निर्देशक सिद्धांतों में केवल जो ECCE प्रारंभिक शिक्षा देखभाल संबंधी कार्य शेष रहा। तो पहले ये था, लेकिन अब ये बनने के बाद कक्षा 1 और 2 प्लस ये दोनों ही यह है मुख्य रूप से कौन से स्टेज में आ गए, फाउंडेशन स्टेज में आ गए। ये ध्यान रखना कि ये दोनों साथ में हैं, और इन दोनों को साथ में लिया गया, कक्षा 1 और 2 भी है और 3, इसीलिए हमने कहा ये पूरा मिलाते हैं तो कितना होता है, 5 वर्ष। 3 से 6 वर्ष और 6 से 8 वर्ष है मुख्य रूप से। तो यहां हम कहते हैं कि कक्षा 1 से 2 भी इसमें सम्मिलित है। ये हो गए कुल कितने, 5 वर्ष। दूसरा ध्यान रखना, प्रीपेटरी स्टेज, कंफ्यूजन मैंने कह दिया, यहाँ प्री स्कूल पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। ये दूसरा स्टेज है जिसे प्रीपेटरी स्टेज कहा गया। कक्षा 3 से लेकर 5 तक, 8 से लेकर 11 वर्ष की आयु तक बच्चे हैं। टोटल कितने साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। फिर आ गया मिडिल स्टेज।
अब मिडिल की बात है, 6 से लेकर 8, 6, 7, 8, 3 वर्ष, 6, 7, 8 यानी ये 3 वर्ष तक का है। और लास्ट आपका है सेकेंडरी स्टेज जो है 9 से 12 वर्ष, 14 से 18 वर्ष लगभग कितनी अवधि है? अवधि है इसमें 4 वर्ष। घूम फिर के वही जो मैंने याद करवाया कि इसमें तो आप याद कर लो कि 53, 34 याद कर लो, शुरुआत हो रही है तो ये याद कर लिया तो इसको समझने में कठिनाई नहीं होगी। दूसरा कठिनाई यहाँ होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना, प्री स्कूल और प्रीपेटरी स्टेज है वो अलग अलग है। तीसरी बात याद रखना कि इसको 2 भागों में बांटा गया, लेकिन ये दोनों आता किसके अंतर्गत है? फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत आता है। इतना याद रख लोगे तो ये मुख्य, अभी हमने बात की स्कूली ढांचे से, तो ये स्कूली शिक्षा है इससे रिलेटेड। अब हमारे जो रीट में मुख्य रूप से टॉपिक है वो सारे के सारे इसी पहले भाग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? हम 6 बिंदु पे चर्चा करेंगे जो मुख्य रूप से हमारे रीट पाठ्यक्रम में एनईपी 2020 से संबंधित दिए गए हैं। सबसे पहला है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ECCE की बात की गई है। दूसरी बात ये करता है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, जो FLN है उस FLN की बात की गई है। तीसरी बात करता है कि स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र से संबंधित मुद्दे, कैसा स्कूलों का पाठ्यक्रम होगा। 4 जो स्टेज बताई गई है, फाउंडेशनल स्टेज, प्रीपेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। इसमें पाठ्यक्रम क्या क्या होगा बिल्कुल एक एक बिंदु में आपको याद करवा दूंगा शॉर्ट में। चारों स्टेज और चारों का पाठ्यक्रम आपको टिप्स पर याद होगा। फिर शिक्षक, शिक्षक के लिए क्या योग्यता इसने निर्धारित की है, कैसी होनी चाहिए उसकी बात करेंगे। क्षमता मूलक एवं समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, CWSN बच्चे या अल्पसंख्यक बच्चे या जो भी निम्न दृष्टि के बच्चे आते हैं उनको जोड़ना, साथ लेके चलना, संवेदनशीलता बनाना, ये सारी समावेशी शिक्षा में। और लास्ट आएगा स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण। कुछ मानकों का निर्धारण किया गया है ताकि स्कूली शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बहुत ही प्रभावी ढंग से संपन्न हो सके। तो पहले पॉइंट पर लेते हैं, सबसे पहले मुख्य रूप से पहले बिंदु की ओर, जो रीट के पाठ्यक्रम का फर्स्ट शुरुआती बिंदु एनईपी में दिया गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की ये नींव है। तो पहला सवाल इसमें बनता है वो बनता है ECCE का पूर्ण रूप है, जो एग्जाम में सवाल आ चुका है अध्यापक भर्ती में पिछली बार कि ECC है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये भी सिंपल एक सवाल पूछा जा सकता है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं मुख्य बिंदु कि प्रारंभिक जो बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की जो बात की गई है, इसका मतलब शुरुआती जब हम इसको लेते हैं तो जब इसको एनईपी से पहले की अगर मैं बात करूं तो आंगनवाड़ी में मुख्य रूप से जो शिक्षा दी जाती थी, प्री स्कूल में जो शिक्षा दी जाती थी, उनको हम कहते थे कि ECCE के अंतर्गत आती है। लेकिन जब एनईपी 2020 बनाई गई तो इसमें ECC को +1 और 2 कक्षा को भी साथ जोड़ते हुए एक फाउंडेशनल स्टेज बनाया गया और एक संस्थागत ढांचा, जो हमने 53-34 की बात की है, तो 53-34 जो ढांचा है उसमें पहला जो 5 साल का है उसमें ECC और 1 और 2 क्लास को साथ में जोड़ा गया है। इसका मतलब अगर हम संस्थागत रूप से अगर हम बात करें कि संस्थागत जो ढांचा है, उस संस्थागत ढांचे के अंतर्गत 3 से 8 वर्ष तक ECCE की शिक्षा प्रदान की जाएगी, क्योंकि मुख्य रूप से जो बुनियादी ढांचा है, संस्थागत जो ढांचा फाउंडेशनल स्टेज है, वो कितने साल का है? वो 5 वर्ष का है। और इस 5 वर्ष के अंतर्गत दोनों ECC प्लस कक्षा 1 और 2 दोनों को सम्मिलित किया गया है। फिर एक मनोविज्ञान का फैक्ट इसमें संबंधित किया गया है कि लगभग 6 वर्ष का जो बालक है, 6 वर्ष तक जो बालक है उसके मस्तिष्क का विकास लगभग 85% तक हो जाता है। ठीक है, एक फैक्ट है, सिंपल लिया है,
हो सकता है यही लाइन उठा के दे दे, निम्न में से कौन सा सत्य है, नहीं है, तो ये लाइन एनईपी ने ली है। बाकी मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं कि गुड एनफ ने एक परिभाषा दी है कि बालक का जितना भी मानसिक विकास होना होता है उसका आधा लगभग 3 वर्ष तक हो जाता है। इसका मतलब सही है कि लगभग 6 वर्ष तक उसका काफी मस्तिष्क का डेवलपमेंट हो जाता है। अब बात आती है कि जो बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से रिलेटेड है, इसमें एक पाठ्यक्रम निर्माण की बात की गई है और उस पाठ्यक्रम को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। तो ये फ्रेमवर्क क्या कहलाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। देखिए, एनसीईआरटी किसके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए, अभी मैंने 8 वर्ष की बात की, कि इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 2 विभाजित। प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा। तो ये फुल फॉर्म थोड़ी सी दिमाग में रखनी है कि मुख्य रूप से जब हम बात करते हैं तो NCPFE ECC जो पाठ्यक्रम है, नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, यानी ECCE की ही बात की जा रही है। इसने कहा है कि NCPF यानी नेशनल कैरिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, यानी विभिन्न प्रकार के जो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर ECC को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 सब फ्रेमवर्क में बांटा गया है? एक तो इसने कहा है कि 0 से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए सब फ्रेमवर्क, सब यानी छोटा सा भाग अलग से, इनके लिए सब फ्रेमवर्क। और दूसरा इन्होंने कहा है कि 3 से लेकर 8 वर्ष, 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए सब फ्रेमवर्क। तो ये फ्रेमवर्क जो है वो स्थापित करने का कार्य एनसीईआरटी के द्वारा होगा। एनसीईआरटी इसको स्थापित करेगी और इन बच्चों को मुख्य रूप से जो शिक्षा प्रदान करेंगे, आंगनवाड़ी केंद्रों में जो शिक्षिकाएं हैं, उन शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें इस योग्य बनाना है ताकि ये इन बच्चों को बहुत ही बेहतर ढंग से जो है वो शिक्षा प्रदान कर सके। तो और क्या क्या सुझाव हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि मुख्य रूप से जब हम बात करते हैं तो ECC के अंदर हमने कहा कि शिक्षकों हैं, जो भी शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, पहली बात। दूसरा इन्होंने कहा है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है, या मैं कहूं कि आंगनवाड़ी के जो भवन हैं, उन भवन का हवादार होना, सुलभ, आसानी से उपलब्ध हो, सामग्री की उपलब्धता भी हो, एवं बालकों के अनुसार विभिन्न चित्र भी हो, वह गतिविधि आधारित सामग्री भी होनी चाहिए, गतिविधि आधारित जो सामग्री है, इस सामग्री की उपलब्धता भी होनी चाहिए। क्लियर? फिर ये क्या कहता है कि ये जो भवन है वो स्वच्छ होने चाहिए, हवादार होने चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड हो, ताकि छोटा शिशु है वो आए और खेले और उन एक्टिविटी के माध्यम से वो विभिन्न प्रकार के चित्रों को भी देखे और उन चीजों से सीखने का प्रयास करे, समझने का प्रयास करे। फिर इन्होंने कहा है कि जो नजदीकी विद्यालय है, यानी प्राथमिक विद्यालय जो नजदीकी है, उस विद्यालय के साथ भी बच्चे को इंटरेक्ट करवाना। क्यों? क्योंकि वहां के जो शिक्षक हैं, क्योंकि बच्चा जैसे ही आंगनवाड़ी केंद्र से निकलेगा तो उसी स्कूल विद्यालय में पढ़ेगा, तो उन बच्चों के साथ और उन शिक्षकों के साथ जब उसकी इंटरेक्शन हो गई, अंतःक्रिया होगी, तो वह अपने आप को सहज महसूस करेगा। क्योंकि जैसे ही वो आंगनवाड़ी केंद्र या प्री स्कूल से जब मेन स्कूल में आएगा तो अपने आप को वो सहज महसूस करेगा। तो ये सुझाव भी दिया गया है कि जो बालक है, शिशु है, उस बालक को
जो नजदीकी प्राथमिक विद्यालय है, उस नजदीकी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों व बालकों के साथ अंतःक्रिया का अवसर देना। उनके साथ अंतःक्रिया का उसे क्या प्रदान करना? अवसर प्रदान करना। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी चीजें। अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें लेते हैं जहां सवाल बनने के ज्यादा चांस रहते हैं, और वो सवाल ये है कि एक सशक्त और विस्तृत अगर आंगनवाड़ी संस्था स्थापित करनी है तो उस प्रणाली को आप कैसे लागू कर सकते हैं, उसका क्या सुझाव है। उसमें हम प्रश्न देखते हैं और समझते हैं कि एक विस्तृत एवं सशक्त ईसीसी संस्थानों द्वारा ईसीसी प्रणाली को यदि लागू किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से 4 बिंदु आते हैं और यहां सवाल बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले मैं लैंग्वेज समझाता हूं, फिर इजी और फिर याद करवा देता हूं, बिना देख के याद हो जाएगा। एक बार समझना है, देखना है और फिर आराम से अटेंशन से। तो ये कह रहा है कि ईसीसी संस्थान है, उनको कैसे आप सशक्त बना सकते हैं। तो जो ओरिजिनल लैंग्वेज दी गई उसमें थोड़ी सी भाषा कठिन है और वो थोड़ी सी समझने में शब्दों को याद नहीं होता है। उसी लैंग्वेज को मैं इजी बना रहा हूं। थीम वही है, लाइनें वही है, लेकिन इजी लैंग्वेज में कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है, यानी कुछ आंगनवाड़ी केंद्र है वो अकेले चल रहे हैं, यानी विद्यालय के बाहर है, अकेले हैं, स्वतंत्र रूप से। कुछ ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र भी हमारे हैं जो प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित है। तीसरी बात ये कर रहा है कि जो प्री स्कूल है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय है, वो अकेले चल रहे हैं। और चौथी बात है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालयों के साथ चल रहे हैं। कॉमन सी है कि 4 बातें आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने शॉर्ट और इजी लैंग्वेज बना दी। अब आप ओरिजिनल में पढ़ोगे और मेरी लैंग्वेज पढ़ोगे, सारांश वही निकलेगा, लेकिन ये चीज आपको याद हो जाएगी और वो लैंग्वेज याद होने में कठिनाई होगी। तो क्या हमने पढ़ा कि पहला तो जो अकेले चल रहे आंगनवाड़ी केंद्र, जो अकेले संचालित है या चल रहे हैं, एक ही बात है, संचालित हो रहे आंगनवाड़ी केंद्र। क्लियर हुई एक बात। अब दूसरा, इन्हीं आंगनवाड़ी केंद्रों को कि प्राथमिक विद्यालयों के साथ मतलब प्राथमिक विद्यालय बने हुए हैं और उनके भीतर ही आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है, स्थित आंगनवाड़ी केंद्र। क्लियर? 2 याद हो गया आराम से। तो हमें तो याद करना है आराम से प्रश्न कैसे बनता है और उत्तर कैसे दे देंगे। 2 आंगनवाड़ी केंद्र का आ गया। अब ले लेते हैं पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो स्वतंत्र या अकेले चल रहे हैं, और चौथा प्राथमिक विद्यालयों के साथ चल रहे हैं या प्राथमिक विद्यालयों के भीतर स्थित है, वही बात है। के साथ संचालित है, स्थित है, और ये तो इनमें से कोई एक वो आपको हटा देगा और 4 आपको बताने हैं कि इन्होंने निम्न में से जो ईसीसी संस्थान है इस प्रणाली को लागू किए जाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए। तो इन्होंने सीधा कहा कि अकेले चल रहे आंगनवाड़ी केंद्र भी होंगे, इसके साथ प्राथमिक विद्यालय में जो संचालित है वो आंगनवाड़ी केंद्र भी है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो स्वतंत्र या अकेले चल रहे हैं, और चौथा हमने कहा प्राथमिक विद्यालयों के साथ। तो हमने शॉर्ट में याद कर लिया, अकेला आंगनवाड़ी केंद्र और साथ में प्राथमिक के, अकेला पूर्व प्राथमिक और साथ में पूर्व प्राथमिक के साथ प्राथमिक विद्यालयों में जो संचालित है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। अब बात की जा रही है आंगनवाड़ी जो शिक्षक हैं, इन शिक्षकों को मुख्य रूप से यदि ये 10+2 से अधिक 10+2 या इससे अधिक योग्यता रखते हैं
तो इन्हें क्या करना है, एक 6 माह का प्रमाण पत्र कोर्स करवाया जाएगा और 6 माह के प्रमाण पत्र द्वारा इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरा है कि 10+2 से कम अगर योग्यता रखते हैं तो इनके लिए 1 वर्ष का डिप्लोमा क्या होगा, 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम होगा। 1 वर्ष का इन्हें डिप्लोमा दिलाया जाएगा और उसके आधार पर ये अपनी जो है ट्रेनिंग है उसको अच्छी तरह कर सकते हैं। तो 2 याद रखना है कि 10+2 या इससे अधिक है तो 6 माह का, और यदि आपको लगता है कि वह 10+2 से भी कम योग्यता रखता है तो उसके लिए मुख्य रूप से 1 वर्ष का जो है वह संचालित प्रोग्राम होगा। फिर इसके साथ साथ स्मार्ट फोन का भी यूज कर सकते हैं जो इन कार्यक्रमों का संचालित है। विभिन्न प्रकार के दूरस्थ डिजिटल चैनल, डिजिटल DTH चैनलों के माध्यम से इंटरनेट से आदि द्वारा जो ECCE है इनके कार्यक्रमों को संचालित किया जाएगा और इन कार्यक्रमों को बच्चों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा ताकि एक चरणबद्ध रूप से ये कार्यक्रम यहाँ पर संचालित हो सके। इसके अलावा आसपास के परिवेश में यानी जो आदिवासी क्षेत्र है उन आदिवासी क्षेत्रों में भी निम्न प्रकार के जो आश्रमशालाएं, आदिवासी क्षेत्र, जो आदिवासी क्षेत्र है इन आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की आश्रमशालाओं की भी स्थापना की जाएगी ताकि छोटे बच्चों के रिलेटेड जो है वो कार्य किया जा सके। तो ये मेन जो पॉइंट बनते हैं इसमें। अब एक सवाल आपका और रह गया इसमें ECC में, वहां भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ECC जो पाठ्यक्रम संचालित करने का मुख्य कार्य है वो कौन करेगा, तो मुख्य कार्य करेगा MHRD। इसके अलावा इस कार्यक्रम को जो बेहतर बनाना, इसका आयोजन और क्रियान्वयन में किस किस की भूमिका और सम्मिलित होगी, तो यहाँ 4 संस्थाओं का नाम आएगा। और इसलिए हमारा सवाल बनता है कि वो एक संस्था हो सकता दूसरी दे दे या दे दे, निम्न में से कौन सा सम्मिलित है या नहीं है। इसलिए इस सवाल को भी हमें याद करना है, जैसे हमने आंगनवाड़ी वाला किया, ये भी सवाल हमें याद करना है। क्या है कि ECC का पाठ्यक्रम का आयोजन और क्रियान्वयन, सवाल ये बनेगा कि इसके क्रियान्वयन और आयोजन में मुख्य भूमिका किसकी होगी, तो मुख्य भूमिका तो जो इन्होंने बताया है MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मुख्य भूमिका जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको अब शिक्षा मंत्रालय भी कहा जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं क्योंकि NEP में बात बार बार MHRD की गई है, तो स्पष्ट कर दें इसकी जगह अगर शिक्षा मंत्रालय आए तो भी बात वही है। तो साइंस भी साथ में रखना है, प्रश्न तय करेगा उसका उत्तर क्या है, ठीक है। अब मुख्य भूमिका ये है, लेकिन इसके अलावा इसने कहा है कि इसमें MHRD तो है ही, तो इसका मतलब एक नाम तो आ जाएगा MHRD कि एक पहली भूमिका जो मुख्य रूप से है वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्लियर, लिखता हूं मैं, फिर मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। तो पहला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पहला मानव और दूसरा इसने लिया है कि महिला, दो एक एक शब्द मैन हम याद करेंगे, फर्स्ट शब्द और उसी के अनुसार याद करेंगे। तो महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। तो पहला आ गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूसरा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा ले लेते हैं स्वास्थ्य और परिवार, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे, स्वास्थ्य एवं परिवार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और लास्ट जनजातीय। देखिए पहला शब्द याद कर लीजिए कि मानव, महिला, स्वास्थ्य और परिवार है, और लास्ट में जो आएगा वो जनजातीय कार्य मंत्रालय है। इनके द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, संयुक्त कार्रवाई है
तो ये जो चार है, इन चारों के द्वारा संयुक्त रूप से जो है वो क्रियान्वयन व संचालन किया जाएगा। तो निम्न में से कौन सा इस संयुक्त रूप में सम्मिलित नहीं है? तब आपको ध्यान देना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जो जनजातीय कार्य मंत्रालय, इनके द्वारा संयुक्त रूप से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट बनता है, शॉर्ट में याद रखना, पहले पूरा पढ़ना। मानव महिला दोनों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी बात करते हैं और उसमें जनजातीय जो है वो कार्य मंत्रालय के रूप में भी सहयोग करते हैं। तो ये सवाल याद होना चाहिए। यहाँ हमने बात की ईसीसी की। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा रीट का जो पॉइंट है, पहला ईसीसी, दूसरा हमने बात की थी एफएलएन, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की बात करेंगे, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो बढ़ते हैं आगे दूसरे पॉइंट की ओर। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालीन आवश्यकता और पूर्व शर्त है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो पहला तो सीधा सवाल यही बनेगा कि एफएलएन का पूर्ण रूप है। तो हमेशा सवाल को ध्यान में रखें, लाइन पढ़ते हैं केवल लाइनें नहीं पढ़नी है, प्रश्नों को समझना है कि एफएलएन का पूर्ण रूप क्या है। फाउंडेशनल, बुनियादी, लिटरेसी साक्षरता एंड न्यूमरेसी यानी संख्या ज्ञान, यानी ये तीन चीजों पर बार बार बल देगा। तीन शब्दों को याद करना है, पढ़ना, लिखना और अंकगणित, क्योंकि सीधा पूछेगा पढ़ना, लिखना, अंकगणित का संबंध एनईपी 2020 में किस कार्यक्रम के अंतर्गत है। तो ध्यान रखना एफएलएन है, ईसीसी मत कर देना, क्योंकि एफएलएन में इसी तत्वों पर बोल दिया जाता है कि मुख्य रूप से ये आपको जो बात की जा रही है उसमें पढ़ना, लिखना और अंकगणित, पहली बात ये। बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट, कहां आप कंफ्यूज होंगे सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। दूसरी बात यह है कि एफएलएन जो कार्यक्रम है वो किस कक्षा तक चलाया जाता है मुख्य रूप से। तो इनका उद्देश्य है वो ये है कि कक्षा 3 तक के सभी बालकों को एफएलएन के माध्यम से भाषा व गणित पर बल वही वर्ड आएगा वापस कि इनको पढ़ना, लिखना और अंकगणित में दक्ष बनाना। ठीक है, तो पढ़ना, लिखना, अंकगणित मेन शब्द है। दूसरा वर्ड याद रखना कि ये जो है किसकी बात कर रहे हैं, एफएलएन की। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ये कक्षा 3 तक के लिए मेन इसका टारगेट है, वो कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए बताया गया है। शिक्षक पूछे तो ध्यान रखना कि शिक्षक 1 से 5 तक सारे आएंगे, लेकिन जब इनका टारगेट है कि एफएलएन किस कक्षा तक के बच्चों को चाहता है कि इन्हें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिले, तो कक्षा 3 याद रखना, क्योंकि छोटे छोटे टर्म है, कहाँ डिफिकल्ट हो सकती है वो चीज मैं स्पष्ट कर रहा हूं। तो ये कहता है कक्षा 3 तक हमें मूलभूत साक्षरता, संख्या ज्ञान है वो बच्चों को डेवलप करना है, ताकि बच्चे उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से कर सके। फिर भी ये कहता है कि एफएलएन के माध्यम से इसको हम चरणबद्ध तरीके से, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, चरणबद्ध रूप से कक्षा 5 तक के सभी शिक्षकों को, 5 तक के हैं उन सभी शिक्षकों को एफएलएन का प्रशिक्षण प्रदान करना। देखना शब्द थोड़े से अलग आ रहे हैं, ध्यान रखना। अलग क्या आ रहा है, यहां मैंने लिया है कक्षा 1 से 5, यानी जो 5 तक जो शिक्षा करवाते हैं, यानी लेवल फर्स्ट के जो टीचर है, उन सारे शिक्षकों को हमारे स्कूलों में एफएलएन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसने कहा देना है, और एक भी शिक्षक वंचित नहीं रहना चाहिए। एफएलएन यानी इन एफएलएन का प्रशिक्षण। अब शिक्षक 1 से 3 तक और 1 से 5 तक अलग अलग नहीं पढ़ाते,
फर्स्ट लेवल वाला है वो 1 से 5 तक ही होता है। इसलिए यहाँ शिक्षक की जब बात की जा रही है तो कक्षा 1 से 5 तक सभी शिक्षकों को FLN, वो हो सकता दे दे 1 से 3 तक के शिक्षक, तो 1 से 3 तक शिक्षक नहीं होता, 1 से 5 होंगे, फिर 6 से 8 होंगे। लेकिन कक्षा पूछे तो ध्यान रखना कक्षा 3 तक ही है। FLN का टारगेट था वो था कि कक्षा 3 तक के बच्चों को आपको पहले तैयार करना है ताकि उनका बेस मजबूत हो, भाषा और गणित अच्छी आएगी, पढ़ लिखना और अंक गणित अगर मजबूत है तो बच्चे को आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात की गई कि FLN के माध्यम से कोशिश करनी है कि जो स्थानीय शिक्षक है, स्थानीय शिक्षकों को जोड़ते हुए बेहतर प्रदर्शन करना। ठीक है, उनको जोड़ना है क्योंकि स्थानीय परिवेश है वो इसकी आसपास बच्चों को समझ सकते हैं ज्यादा बेहतर, तो इसलिए कहा कि स्थानीय परिवेश से रिलेटेड हो सकता है। फिर इसने कहा है कि प्रत्येक जो क्षेत्र है आसपास का, उस क्षेत्र में लगभग जो शिक्षक छात्र अनुपात है, शिक्षक छात्र जो अनुपात है वो इसने कहा है कि 30:1 से कम ना हो। पहली तो ये बात करता है। दूसरा ये बात करता है कि जहां सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से? सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन है या जो पिछड़े क्षेत्र हैं, ये अगर पिछड़ा क्षेत्र है तो जो अनुपात है वो 25:1 से कम हो। ठीक है, तो इसका मतलब इसने 2 अनुपात दिए हैं, एक 25:1 की बात की है, एक 30:1 की बात की है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि नॉर्मल पूछे कि प्रत्येक क्षेत्र में या प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात NEP 2020 के अनुसार, यहाँ RT वाला बीच में नहीं डालना है, RT 2009 अलग है, उसने प्राथमिक का अलग बता रखा है, उच्च प्राथमिक का अलग बता रखा है। मैंने वीडियो में अच्छी तरह समझा रखा है, हर चीज को स्पष्ट किया है कि जहां सवाल हो उस सवाल के अनुसार सोचना है। ये सवाल NEP 2020 से है तो 20 का अगर देगा तो आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ वो नियम लागू नहीं करना है। वहां अलग है, 60 पर 2 है, 30 पे 1 है, वो अलग चलता है। और कितने बच्चों पर 200 अधिक है तो क्या स्थिति होगी, 150 से अधिक है तो क्या स्थिति होगी, वो अलग चलता है। यहाँ NEP का पूछा जाए और NEP में भी FLN के थ्रू पूछा जाए कि जो प्रत्येक क्षेत्र है वहां कितना अनुपात होना चाहिए, तो NEP के अनुसार 30:1, और ये स्पेशल वर्ड दे दे कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े या वंचित क्षेत्र है वहां कितना अनुपात होना चाहिए, तो 25:1 से कम हो, ये स्थिति इसने रखी है। दूसरा इसने कहा है कि जो टीचर शिक्षक हैं, इसकी हम आगे भी बात करेंगे, शिक्षक में भी बात करेंगे, इसमें भी इसने वर्ड दिया है और शिक्षक में भी आगे आएगा। तो शिक्षकों के लिए इसने कहा है सतत व्यावसायिक प्रमुख रूप से शिक्षकों को शिक्षा से जोड़ना है और इसके लिए सतत व्यावसायिक विकास है, ऐसे कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए। इसमें प्रशिक्षण की बात करता है लेकिन वो करता है शिक्षक वाले पॉइंट में। यहाँ इतना करता है कि ये बात है कि सतत व्यावसायिक विकास है, शिक्षकों को इससे निरंतर जुड़ा रहना चाहिए और इसके माध्यम से उन्हें स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, जिस ढंग से वो अपनी शिक्षा को और बेहतर करवा सकते हैं। फिर इसने कहा कि जो पहली कक्षा, क्योंकि यहाँ ECC की बात है, पहली दूसरी कक्षा इसके साथ है, फाउंडेशनल स्टेज 5 साल, साथ साथ नींव याद रखनी है कि क्या कहना चाहता है। तो इसने कहा कि कक्षा जो 1 है, पहली कक्षा, कक्षा 1 के लिए एक 3 महीने का गतिविधि आधारित, गतिविधि कह दें या क्रियाएं आधारित, गतिविधि या क्रियाओं पर आधारित गतिविधि व क्रियाओं पर आधारित NCERT द्वारा वर्कबुक भी तैयार की गई है, जिसके माध्यम से बच्चा है वो शब्दों को,
ध्वनि को, रंगों को, आदि को समझ सके। देखिए यहां एक बुक्स दी गई थी, उस बुक्स में सारी गतिविधियां थी, एक्टिविटीज थी। टीचर उनको गतिविधियों को देखेगा और उसके माध्यम से बच्चों को संख्याओं का भी, शब्दों का भी, ध्वनि का भी एक्टिविटी करवाएगा। उन एक्टिविटी की एक पूरी सूची दी गई बुकलेट के माध्यम से और 3 महीने का एक स्पेशल वर्कबुक के माध्यम से कोर्स दिया गया कि ये बच्चे हैं उनमें अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त कर उसको और बेहतर बना सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत प्रोग्राम पे आगे चलते हैं। एक प्रोग्राम आया दीक्षा, जो इसी के अंतर्गत कि दीक्षा, पहला सवाल बन गया फुल फॉर्म, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। क्या है ये? FLN पर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय भंडार, नेशनल लेवल पर, यानी इसमें मुख्य रूप से कौन कौन शामिल हो सकता है? तो हम कहते हैं कि इसमें जो भूमिका है, शिक्षक के रूप में आप इसमें शामिल हो सकते हैं, आप इसमें अभिभावक के रूप में शामिल हो सकते हैं, आप इसमें छात्र या बालक के रूप में भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसमें अनेक प्रकार के जो है ज्ञान का भंडार है, यानी विभिन्न प्रकार के जो पाठ्यक्रम मुद्दे हैं, चाहे बाल शिक्षा से रिलेटेड है, चाहे ECC से रिलेटेड है, बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम बिंदु दिए गए हैं जिसे अभिभावक, शिक्षक अपने ज्ञान वर्धन के लिए देख सकता है और उसके माध्यम से बहुत कुछ वो सीख सकता है। तो ये शुरुआत भी की गई और इस पाठ्यक्रम के माध्यम से सहपाठी शिक्षण पर बल दिया गया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, सहपाठी शिक्षण व वॉलेंटियर। सहपाठी शिक्षण व वॉलेंटियर शब्द भी इसने अंदर कर लिए हैं कि ताकि वॉलेंटियर्स का मतलब है कि जो आपके आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में या स्कूल के आसपास के क्षेत्रों में बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं, या कोई ऐसे टीचर या बच्चे हैं जो विद्यालय में आकर शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, उनको भी विद्यालय से जोड़ने का प्रयास किया गया ताकि वे बहुत बेहतर ढंग से कर सके। दूसरा हमने कह दिया कि FLN के अंतर्गत पूरे जो 1 से 5 तक के जितने भी टीचर हैं पूरे देश में सबको मुख्य रूप से शिक्षा प्रदान करने का सुझाव दिया गया। अब एक राष्ट्रीय स्तर पर एक और कार्यक्रम आता है और उस कार्यक्रम का नाम है निपुण भारत, क्योंकि FLN की ट्रेनिंग जो दी गई थी हमने टीचरों को दी थी और प्रशिक्षण जो स्कूलों में चले थे, तो उन शिक्षकों के माध्यम से निपुण भारत प्रोग्राम था और उसी के अंतर्गत FLN के जो प्रशिक्षण है वो स्टेट लेवल पर भी दिए गए। तो वो प्रोग्राम का नाम याद रखना है निपुण भारत। निपुण भारत, ठीक है। पूरा क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। देखो FLN का वर्ड मैन लिए हैं इसने कि रीडिंग भी हो, अंडरस्टैंडिंग भी हो और न्यूमरेसी भी हो, यानी संख्या ज्ञान की बात करता है, समझ की भी ये बात करता है। तो साथ में आ गया कि एक तो बेहतर समझ, संख्या ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता, अंडरस्टैंडिंग, और उसमें भी एक राष्ट्रीय पहल, नेशनल इनिशिएटिव, एक राष्ट्रीय पहल के रूप में एक प्रोग्राम सामने आया, उसे निपुण भारत कहा गया। यहाँ 2 फैक्ट है, थोड़ा सा अंतर है, दोनों को अलग लगाए तो समझना है। क्या है मैं बताता हूं। पहला कि ये जो प्रोग्राम है निपुण भारत, इसका मेन उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर इस प्रोग्राम को स्पष्ट किया गया। तो मेन उद्देश्य तो ये था कि जो FLN की हम बात कर रहे हैं, तो मेन उद्देश्य FLN को लेकर था कि जो भी बच्चे हैं कक्षा 3 तक, उन प्रत्येक बच्चों को पढ़ना, लिखना और संख्या ज्ञान, वही लैंग्वेज चल रही है कि पढ़ना भी आए, लिखना भी आए, या मैं कह दूं बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान है उसमें बिल्कुल सफल बनाना। यानी इसका उद्देश्य था कि FLN के माध्यम से, कक्षा भी लिख देते हैं स्पष्ट करने के लिए ताकि याद रहे, कक्षा 3 तक के बालकों को, ये मेन उद्देश्य था इसका, 3 तक के बालकों को पढ़ना, लिखना और अंकगणित। ध्यान रखना वर्ड को, ये FLN में चल रहा है, ECC में नहीं है। पढ़ना, लिखना और अंकगणित। में दक्ष बनाना या कौशल करना। अब मेन चीज अलग क्या है, अलग ध्यान रखना, इसमें यह उद्देश्य दिया गया है कि 2026-27 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है। अब
अलग क्या है, अलग है कि एनईपी जब बनाई गई उसके बाद ये निपुण प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया। तो एनईपी में अगर पूछे कि एनईपी ने एफएलएन के लक्ष्य को प्राप्त करना कब तक जारी रखा, तो ध्यान रखना यहां स्पेशल मैं लिख रहा हूं कि एनईपी 2020 ने जो लक्ष्य रखा था एफएलएन के लिए वो रखा था 2025 तक। लेकिन एफएलएन के अंतर्गत प्रोग्राम निपुण भारत बना और बनने के बाद जब तक इसको लागू किया, प्रशिक्षण दिए गए, उसमें समय लगता है क्योंकि टीचर की लिस्टें हैं, कौन कौन से विद्यालय है, कब दिया जाएगा, कितने दिन दिया जाएगा, उसमें काफी टाइम लगता है। तो जब निपुण भारत प्रोग्राम बना तो इसने ये कह दिया कि हम लगभग 2026-27 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि कक्षा 3 तक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जिसे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान नहीं आता हो। इतनी हम कोशिश करेंगे ताकि जितने भी रिक्त पद हैं, क्योंकि इसने कहा शिक्षकों के इसके लिए प्रयास क्या करना पड़ेगा, यह भी प्रयास करना पड़ेगा कि शिक्षकों के जो रिक्त पद है उन रिक्त पदों को भी भरा जाना चाहिए। अब जो है वो तो हमें याद रखना है। आप सोच रहे हो वैकेंसी कम आ रही है, कैसे पद भरेंगे सर, बातें तो बहुत की है, ठीक है, लेकिन बातें की है तो हमें याद भी रखना है, पद भी भरे जाएंगे धीरे धीरे। उद्देश्य है, एफएलएन ट्रेनिंग सबको दी जा चुकी है। तो कक्षा 3 तक एनईपी का पूछे तो इसने 2025 तक, और निपुण भारत का स्पेशल आए तो इसने कहा है कि लगभग 26-27 तक हम ये लक्ष्य है और इसकी आवश्यकताओं को जो है वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। फिर एक प्रोग्राम आता है निष्ठा, जो स्कूल शिक्षक प्रमुख है और शिक्षकों के समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चलाया गया, और इसके अंतर्गत भी शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे बच्चों के बेहतर विकास के लिए कार्य कर सके। अब उसमें क्या सवाल बनता है, उसमें सवाल ये बनता है कि निष्ठा के अभी तक कितने चरण चले हैं और कौन सा चरण किस शिक्षा से संबंधित था, ये सवाल बन सकता है। तो लेते हैं आगे निष्ठा को। निष्ठा, यहां मैंने जो लिखा है फुल फॉर्म सही है बिल्कुल, आप अनेक गाइडों में देखो, दूसरे में देखो, हो सकता कुछ शब्द मिसप्रिंट हो। मैंने जो शब्द लिया वो ओरिजिनल, हम निष्ठा की ट्रेनिंग जो देते हैं उस ट्रेनिंग की जो बुकलेट मैन एनसीईआरटी द्वारा छपी है उसी के अनुसार है, इसलिए कोई गलत होने का भी चांस नहीं है। कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए क्या है, राष्ट्रीय पहल है जिसे निष्ठा नाम दिया गया, और इसके माध्यम से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार के प्रशिक्षण टीचर को ऑफलाइन, पहले ऑफलाइन शुरू किए गए थे, वह ऑनलाइन, और ज्यादातर ऑनलाइन थे। शुरू वाले जो प्रशिक्षण थे वो ऑफलाइन थे और फिर ऑनलाइन, दोनों माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई। फिर सवाल ये बनता है कि निष्ठा के कितने हैं, तो मैंने पहले ही बात कर दी आपके सामने कि निष्ठा के 4 अलग अलग भाग आए, 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0। तो चारों में आपको एक एक शब्द और याद करना है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां हो सकता है आपको सुमिलित करना आ जाए, असुमिलित करना आ जाए और बांटना आ जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब यहां बात की जा रही है निष्ठा की, और निष्ठा 1.0 फिर सेम है, बार बार मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, 2.0, 3.0 और 4.0, ठीक है। अब याद आपको क्या करना है, आपको करना है कि 1 किससे संबंधित है, 2 किससे संबंधित है, 3 किससे है और 4 किससे है। तो हम जोड़ते हैं नॉर्मल। जब पहला शुरू होगा इसका मतलब वो कौन सी शिक्षा होगी, शुरुआती क्या है, प्रारंभिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा, क्योंकि स्टेज जो चलते हैं कि उसके अनुसार यहां प्रारंभिक शिक्षा की बात की जा रही है। और इसके बाद कौन सी शिक्षा होगी, उच्च शिक्षा या माध्यमिक, इसके बाद, यानी यहां पर बात जो की जा रही है, अगर सिंपल कहूं तो माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक, उसके बाद माध्यमिक, उसके बाद बात की जा रही है एफ, एल, एन, और लास्ट में आपकी बात है ECCE। ये ध्यान में रखना है। तो जोड़ना आराम से है कि शुरू में जब किया गया तो इसको एलिमेंट्री लेवल पर यानी प्रारंभिक शिक्षा पर, फिर सेकेंडरी लेवल पर माध्यमिक पर, फिर इसने एफएलएन की बात की, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की बात की, और अंतिम रूप से जो चौथा चरण चला था वो ECCE के माध्यम से दिया गया। तो चारों को सम्मिलित करना आ सकता है, कोई भी आपको निष्ठा 1, 2, 3 दे सकता है कि कौन सा है वो किससे संबंधित था, क्योंकि यहाँ एफएलएन की बात हो रही है और एफएलएन में इस प्रकार के सवाल
आते हैं, तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ईसीसी हो गया, एफएलएन हो गया। अब तीसरी ओर बढ़ते हैं और पाठ्यक्रम की बात करते हैं, क्योंकि तीसरा हमारा बिंदु है वो है स्कूल में पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र में क्या क्या बातें की गई है। तो प्रश्न लेते हैं और फिर उसका भी एक सार रूप समझते हैं कि स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र। यहां एक सवाल को फिर मैं रिवाइज करवाता हूं। मूलभूत ढांचा जो हमने लिया 53 34, याद है ना, 5 3 3 4 याद करना ही है, यही अपना बेस है और इसी से हम आराम से आगे बढ़ेंगे और एक एक सवाल को बिल्कुल स्पष्ट समझेंगे। तो पाठ्यक्रम का मतलब है कि 4 ढांचों में बांटा गया। पहला फाउंडेशनल, प्रीपेट्री, फिर हमने मिडिल की बात की, फिर सेकेंडरी की बात की। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चारों का अलग अलग पाठ्यक्रम क्या होगा, यहां प्रश्न बनता है। तो मैं बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट लेकर आपको स्पष्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो पाठ्यक्रम से रिलेटेड बात की गई है, तो इन्होंने कहा है कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो पाठ्यक्रम समग्र विकास को ध्यान में रखकर, समग्र विकास व आनंददायक होना चाहिए, आनंददायक होना चाहिए, रुचिदायक होना चाहिए, ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट पैदा हो और उन चीजों को समझें और उनको अप्लाई भी कर सकें। दूसरी बात हमने कहा कि 5 3 + 3 + 4, याद है ना, बिल्कुल अच्छी ढंग से। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो पाठ्यक्रम को बांटा गया या पाठ्यक्रम को इसके अनुसार क्या किया गया, विभाजित किया गया। तो इसको 4 भागों में विभाजित किया है और 4 भाग हम पहुंच चुके हैं कि सबसे पहले है वो है फाउंडेशनल स्टेज, दूसरी बात करते हैं प्रीपेट्री स्टेज, तीसरा मिडिल स्टेज और लास्ट सेकेंडरी स्टेज। क्लियर, ठीक है। अब चारों का मैं आपको बिल्कुल सार रूप बता दूंगा और इनमें से डायरेक्ट भी सवाल बनता है कि निम्न में से कौन सा आपको क्या देगा, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, इनमें से ऐसा कौन सा स्टेज है जिसमें विषय शिक्षक आधारित या विषय संबंधित जो है वो शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसमें से ऐसा कौन सा स्टेज है जिसमें गतिविधि आधारित शिक्षण या गतिविधि आधारित क्रियाओं पर बल दिया जाना चाहिए। इसमें ऐसा कौन सा स्तर है जिसमें विषय संबंधी लोचशीलता होनी चाहिए, विषय को लेकर बिल्कुल लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। ऐसा कौन सा स्तर है जिसमें संवादात्मक, आपस में संवाद करने पर ज्यादा बल दिया गया, ताकि ज्यादा संवाद करें और हल्की फुल्की किताब को भी उसको पढ़ाना शुरू कर दें। तो मैं बेसिक स्ट्रक्चर लिया है। अब इन्हीं चीज को मैं आपको भी याद करवाता हूं। पहले याद हो गया 4, अब बात करते हैं आगे कि मुख्य रूप से इसने 4 स्टेज ली गई है। पहला है फाउंडेशनल स्टेज, दूसरी है प्रीपेट्री स्टेज। तो फाउंडेशनल स्टेज है लगभग कितने वर्ष, 5 वर्ष। अब इसमें कुछ नहीं, हमें 2 शब्द याद करने हैं। पहला शब्द ये है कि ये जो स्तर है इसमें गतिविधि आधारित शिक्षा, गतिविधि या क्रियाओं पर आधारित, गतिविधि या क्रियाओं पर आधारित शिक्षा। छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे गतिविधि से ही सीखेंगे और छोटे बच्चे हैं तो मुख्य रूप से हम कहते हैं ECCE पर आधारित शिक्षा, क्योंकि यहां शुरुआती है तो ECC इसमें साथ है कि छोटे जो बच्चे हैं उन पर आधारित शिक्षा और उसमें भी गतिविधि और खेल पर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए। तो रटने की जरूरत नहीं है, छोटा बच्चा है, खेलेगा, गतिविधि करेगा और जो प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम है उससे रिलेटेड बिंदुओं को ही वो समझने का प्रयास करेगा। तो ये जो है वो मुख्य भूमिका रहेगी शुरुआती जो स्टेज है हमने कहा उसकी। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। दूसरा आया प्रीपेट्री स्टेज। यहां 3 वर्ष बात की गई है, पहली और दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, कक्षा 3 4 और 5, कक्षा 3 4 व 5, ठीक है, छोटी कक्षा भी। तो यहां तो हमने क्या किया, गतिविधि आधारित क्रियाओं पर आधारित ECC, ये थोड़ी सी उससे बाद स्टेज है। यहां हल्के फुल्के पुस्तकों के माध्यम से, हल्के फुल्की पुस्तकों का अध्ययन करवाना हम शुरू कर देंगे।
क्या करेंगे, पुस्तकों का अध्ययन करवाना शुरू कर देंगे। दूसरी बात, इसमें ज्यादातर जो है वो हम औपचारिक न होकर संवाद, मैंने कहा ना ज्यादा संवाद पे बल देंगे, संवादात्मक पर बल दिया जाएगा। छोटे बच्चे हैं, थोड़ी बहुत हम किताब पढ़ाएंगे, उन किताबों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो कला विषय हैं, सब्जेक्ट है, भाषा है, उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें जो बल दिया जाएगा वो किस पर दिया जाएगा, संवादात्मक। तो आपको प्री पेटी में 2 वर्ड याद करने हैं, एक तो हल्के फुल्के पुस्तकों का अध्ययन प्रारंभ हो जाएगा और दूसरा इसमें संवादात्मक गतिविधि या संवादात्मक कार्य पर अधिक बल दिया जाएगा, जिसमें पढ़ना, लिखना, बोलना, ये चीजें ज्यादा होगी बेहतर, और उसके माध्यम से वो अध्ययन कर पाएगा। ठीक है, तो पहला गतिविधि। दूसरा प्री पेटी स्टेज कक्षा 3, 4 और 5, इसमें थोड़ा सा पुस्तकों का अध्ययन और उसमें भी संवादात्मक गतिविधि पर जोर। तीसरा जो मैंने कहा था सब्जेक्ट टीचर, बोला मैंने सही था, लेकिन उसमें मिडिल स्टेज, यहां 3 वर्ष, कक्षा 6, 7 और 8। ठीक है, अब यहां मैंने कहा L2 की जो मैंने बात की वो यहां से शुरू होगा, मिडिल स्टेज। तो यहां कक्षा 6 और 8 है, इसका मतलब यहां पर आपका जो है वो विषय विशेषज्ञों द्वारा अमूर्त अवधारणाओं को समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, बाकी वही सब्जेक्ट, वहां भी कला, भाषा, ये सेम चलेंगे, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जो शब्द मैंने अलग कर रहा है वो थीम आपको सवाल में मिलेगी। तो यहां विषय अध्यापक आएगा और दूसरा आएगा अमूर्त अवधारणाएं। 2 शब्द याद करने हैं कि यहाँ विशेष विशेषज्ञों द्वारा जो अमूर्त अवधारणाएं हैं इनको समझने का प्रयास किया जाएगा। और इसमें भी बाकी शब्दावली वही आएगी कि इसमें भी भाषा भी है, गणित है, पढ़ना है, लिखना है, खेल है, सामाजिक विज्ञान है, वे सारे विषय आएंगे। और दूसरी जो इसमें बात की गई है कि जो विभिन्न विषय हैं, क्योंकि अनेक सब्जेक्ट होंगे इसमें भी, विभिन्न विषयों में परस्पर अंतःक्रिया या परस्पर अंतःक्रिया पर बल दिया जाएगा या परस्पर आपसी संबंधों पर बल दिया जाएगा। परस्पर अंतःक्रिया कहें या आपसी संबंध है, उन पर बल दिया जाएगा। और लास्ट स्टेज है आपकी सेकेंडरी स्टेज, और सेकेंडरी स्टेज में क्या करना है, यहां विषयों के चुनाव, क्योंकि यहां सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से चुन सकते हो, तो विषयों के चुनाव को लेकर लोचशील, यहां विषयों के चुनाव को लेकर क्या होगी, लोचशीलता होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। कैसे, आपको जो सब्जेक्ट है, चाहे आपको आर्ट्स का है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे उस सब्जेक्ट का आप चुनाव कर सकते हैं। कि यहाँ बच्चों को छूट है, इसलिए का फ्लेक्सिबल, ना ज्यादा कठोर ना ज्यादा सरल, बच्चे को जो इंटरेस्ट हो उस विषय का वो चुनाव कर सकता है। इसका मतलब विषयों के चुनाव को लेकर इसमें क्या है, लचीलापन है। दूसरा हाई लेवल है, इसका मतलब यहाँ बच्चों में आलोचनात्मक सोच को डेवलप करना, ये मेन उद्देश्य है। यहाँ बच्चों में दूसरा जो वर्ड आपको याद रखना है वो रखना है आलोचनात्मक सोच का विकास करना। अब पहले ही मैंने कह दिया सवाल 4 स्टेज है, चारों में से डायरेक्ट पाठ्यक्रम का पूछा जा सकता है, तो एक वर्ड शॉर्ट में याद कर लें। पहला गतिविधि पर बल था, ECC शिक्षा, क्लियर। दूसरा प्रीपेटरी स्टेज आया, हल्की फुल्की पाठ्य पुस्तक शुरू हो गई और संवादात्मक वर्ड पर बल दिया गया। फिर मिडिल आई, यानी अब 6, 7, 8 आया, विषय अध्यापक आ गया, तो विषय मूल और अमूर्त चिंतन पर बल। फिर लास्ट आया तो विषयों की लोचशीलता है, कोई भी विषय चुनाव कर सकता है, और आलोचनात्मक जो बात हमने की कि आलोचनात्मक सोच का विकास, ये मेन वर्ड है जो आपको याद करने हैं। अब कुछ और सुझाव दिए गए, उनकी भी बात करते हैं। ये मेन 4 स्टेज। फिर इन्होंने कला व खेल समन्वय पर भी बल दिया, क्योंकि जरूरी है कि कला भी है, खेल भी है, जो विद्यालय का अभिन्न अंग है। क्योंकि विभिन्न प्रकार के किसी भी कार्य को करने का हुनर
कौशल है वो मुख्य रूप से इसमें किया जा सकता है। माध्यमिक पर हमने कह दिया पहले ही, इसमें विषय को लेकर आपको पूर्णतः स्वतंत्रता है। और फिर मुख्य रूप से ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसने शिक्षण का जो माध्यम है, शिक्षण का माध्यम, तो इसने भी कहा है क्या होना चाहिए, मातृभाषा, मदर टंग, मातृभाषा होनी चाहिए। इसमें भी क्षेत्रीय भाषाएं, स्थानीय भाषाएं, आदि भी सम्मिलित हो सकती है। दूसरा इसने कहा कि हो सकता है कक्षा 5 तक तो आपको करना ही है, कक्षा 5 तक तो करना ही है मातृभाषा, और हो सके तो कक्षा 8 तक भी इसे संभव बनाया जा सकता है कि आप करें तो कक्षा 8 तक भी इसको कर दें, 5 तक तो मेन करना ही है मदर टंग या मातृभाषा, ताकि बच्चा है वो अपने आप को सहज महसूस करे, अच्छा महसूस करे, जिससे वो प्रभावी ढंग से शिक्षण करवाया जा सके। फिर इसने एक पाठ्यक्रम में बिंदु सम्मिलित किया है, वो क्या है, मुक बधिर जो बालक होते हैं, यानी साइन लैंग्वेज, अगर मैं करूं कि भारतीय साइन लैंग्वेज है, इसको भी इसने कहा है मानक और राष्ट्रीयकृत करना चाहिए, ताकि ये मानक होगा और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के रूप में आएगी तो उन बच्चों को काफी सहयोग मिलेगा जो मुक बधिर है, यानी जो मुख्य रूप से सुन नहीं सकते, वो इन संकेतों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और आगे मेहनत कर सकते हैं। तो भारतीय सांकेतिक या साइन लैंग्वेज, इसको मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना, यह बात भी की गई है, मानकीकरण करना, ताकि जो बधिर बालक हैं उन बधिर बालकों का भी विकास हो सके, वे पढ़ सके, लिख सके, आगे बढ़ सके, उन चीजों को समझ सके। डायरेक्ट है सुन नहीं सकते, कमी है, लेकिन उन चीजों के माध्यम से वह इसको पढ़ सकते हैं। अब फिर बात आती है एक प्रोग्राम की, कि मुख्य रूप से एक परख कार्यक्रम आगे चलेगा, जिसकी हम बात करेंगे कि परख कार्यक्रम है जिसके माध्यम से 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब है संपूर्ण, होलिस्टिक, समग्र, यानी हम एक ऐसा कार्ड देंगे जो उसकी प्रगति का सूचक होगा, ऑलराउंड प्रगति का, यानी बच्चा जब शुरू से लेकर सत्र एंड तक संपूर्ण जो एक्टिविटी करेगा, उन एक्टिविटी का एक साथ समग्र ब्यौरा जो दिया जाएगा। इसलिए इसने जो वर्ड लिया है वो इसने लिया है कि एक समग्र प्रगति पत्र या कार्ड दिया जाएगा, जो मुख्य रूप से हमने परख कार्यक्रम कहा है, जो आगे हम पढ़ेंगे, स्पेशली थोड़ा सा सवाल आ सकता है, लेटेस्ट भी है। तो इसने वर्ड ये लिया है कि 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र या कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। अब जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसका संपूर्ण विकास, संपूर्ण या समग्र, होलिस्टिक कार्ड इसको कहा भी जाता है, कि संपूर्ण या समग्र प्रगति का ब्यौरा इस कार्ड में होगा। इसलिए इसको जो समग्र प्रगति कार्ड भी कहा जाता है, या हम कहते हैं इसको होलिस्टिक, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो भावात्मक हो, चाहे वो क्रियात्मक हो, हम तीनों प्रकार का जो डेवलपमेंट है उसकी संपूर्ण प्रगति से रिलेटेड है। चाहे हम कॉग्निटिव की बात करें, संज्ञानात्मक की बात करें, चाहे हम भावात्मक की बात करें और मनोगत्यात्मक की बात करें। साइकोमोटर, ठीक है, ये तीनों जो पक्ष है वो तीनों पक्षों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसी को रिलेटेड ध्यान में रखकर परख कार्यक्रम भी शुरू किया गया, जिसको हम शिक्षक के अंतर्गत लेंगे वापस। तो ये 360 पूछे बहुआयामी तो सीधा सा कार्यक्रम है, ये मुख्य रूप से जो शामिल किया गया वो इस प्रोग्राम के अंतर्गत किया गया। तो थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में भी देखते हैं कि परख कार्यक्रम क्या है। देखिए, परख कार्यक्रम वास्तव में एक शिक्षा से संबंधित सर्वेक्षण, शिक्षा से संबंधित एक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, और जिस सर्वेक्षण के माध्यम से समस्त विद्यालयों में यह पता लगाया गया कि बालकों के शिक्षा का वास्तव में स्तर क्या है, और इस स्तर को और ज्यादा बेहतर करने के लिए हमने कहा कि शिक्षा से संबंधित
सर्वेक्षण, शिक्षा से संबंधित ये क्या था, एक सर्वेक्षण था जो मुख्य रूप से कौन सी कक्षा के लिए किया गया। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है कि कक्षा 3 जो शुरुआत हमने कहा कि जो 3, 4 और 5 फिर शुरू होती है 6 और फिर 9 के लिए ये मुख्य रूप से सर्वेक्षण करवाया गया। अब एक सवाल यहां ये बनता है कि भाई कक्षा 3, 6 और 9 को ही क्यों लिया। तो जो सेकंड स्टेज शुरू होती है उनमें से पहली कालांश है, यानी प्रीपेटरी स्टेज कहें तो वो कहां से शुरू होती है, 3 से। मिडिल स्टेज है वो शुरू कहां से होती है, 6 से। और जो सेकेंडरी स्टेज है वो शुरू कहां से होती है, 9 से। तो इन 3 कक्षाओं के लिए एक टेस्ट आयोजन किया गया और ये परीक्षण अभी जो लिया गया इस टेस्ट को, ये टेस्ट मुख्य रूप से जो आयोजित अभी 2024 में इसको आयोजन हुआ और यह OMR सीट पर इसको लिया गया। और इसमें जो ड्यूटी भी लगी थी, जो आप DLED BLED कर रहे हैं उनकी भी ड्यूटी लगी थी, ताकि वे इस जो प्रदर्शन हो रहा है, जो बच्चों का सर्वेक्षण किया जा रहा है, बच्चों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जा रहा है, क्योंकि इस स्टेज का जब हमें पता चलेगा तो इससे आगे जो बढ़ेगा उसके लिए हम निर्धारित रूप से प्रोग्राम चला सकते हैं। तो NCERT के निर्देशन में और राज्यों में SIRT के निर्देशन में और जिलों में डाइट के माध्यम से, क्योंकि सारे जुड़े हैं, सभी कार्य एक नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोग्राम हमने कहा कि मुख्य रूप से शुरुआत कहां से, NCERT, और NCERT किसके आगे निर्देशन में, जो हम राजस्थान की बात करें तो R जोड़ देते हैं, RSCRT, इनके माध्यम से ये हमारे राज्य में, अगर राजस्थान की बात करें तो राज्य में इस प्रोग्राम को संचालित किया जा रहा है। राज्य की पूछे तो ध्यान रखना ये है, केंद्र में पूछे तो यहाँ ये है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सेंटर में भी करवाना है। तो ये मुख्य रूप से जब किया गया तो डेट भी याद रख सकते हैं कि 4 दिसंबर, अभी लेटेस्ट, तभी मैंने कहा कि 4 दिसंबर 2024 में एक सर्वेक्षण प्रोग्राम चलाया गया, एक टेस्ट लिया गया कक्षा 3, 6 और 9 के लिए। क्यों लिया गया वो भी मैंने आपको रीजन बता दिया। रीजन ये है कि पहली अवस्था है और आगे की अवस्था में हमें किस प्रकार से कार्य करना है, ये दिशा निर्देश हमें इस कार्यक्रम से माध्यम से होगा। और इसी कार्यक्रम के आधार पर पूरा बच्चे का साल भर का जो ब्यौरा है, होलिस्टिक कार्ड के माध्यम से समग्र प्रगति ब्यौरा है, वो भी बच्चों को दिया जाएगा। तब ये प्रोग्राम थोड़ा सा ध्यान में रखना। कक्षा कौन सी है, डेट भी मैंने बता दी कि कब, मुख्य रूप से 4 दिसंबर 2024 को अभी लेटेस्ट आया, तो हो सकता है इसको जोड़ के आपको पूछ ले और उस सवाल के अनुसार आपको थोड़ा सा इसमें याद करना है। तो ये मुख्य रूप से जो बात की गई वो हमने बात की कि यहाँ पाठ्यक्रम से रिलेटेड बात की। त्रिभाषा फॉर्मूला है, उसको भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का इन्होंने सुझाव दिया कि त्रिभाषा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को भी लागू किया जाना चाहिए। 2 और शब्दावली लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जो त्रिभाषा फॉर्मूला है, पर बल दिया गया। इसके अलावा भाषा, खेल, कला आदि पर भी बल दिया गया। दूसरा इन्होंने कहा कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, बालक है, उन प्रतिभाशाली बालकों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं ओलंपियाड का भी आयोजन होना चाहिए। ताकि इन बच्चों को अवसर मिले और वे अपनी प्रतिभा के आधार पर उसका सही मूल्यांकन कर सके, इसलिए ये अवसर इन्हें दिए गए। और मुख्य रूप से जो डिजिटल कक्ष है, कंप्यूटर है, टैबलेट है, ये सारे संसाधन भी इस पाठ्यक्रम से जोड़ते हुए उसको और बेहतर बनाने का सुझाव दिया गया। तो शॉर्ट में ये पाठ्यक्रम का लिया हमने 4 स्टेज मेन याद रखना। फिर इसमें क्या क्या सुझाव दिए शॉर्ट में मैंने बता दिए कि मेन सार रूप है, सार रूप याद रखोगे तो कहीं दिक्कत नहीं है। सवाल कैसे बनेगा ये भी मैंने साथ साथ बताया है, तो उसी के अनुसार याद रखना है। फिर आते हैं शिक्षक पे। अब टीचर की बात है, अगला पॉइंट टीचर। अब शिक्षक की बात की जा रही है, यानी शिक्षक के लिए अगर हम RT में हमने बात की थी और RT की जब हमने धारा पढ़ी थी, सबसे पहले के शिक्षकों की शुरुआत होती है 23 धारा। 23 यानी तेरी योग्यता बता भाई, सबसे पहले योग्यता की बात की गई। चॉइस में कहा कि तेरे कर्तव्य क्या है, तेरी चॉइस क्या है, कर्तव्य क्या है, ये हमने पूरा जोड़ के RT वीडियो में पढ़ा था।
ठीक है। तो जब कर्तव्य की बात की गई तो यहाँ एनईपी सबसे पहले कहता है कि शिक्षक के लिए टीईटी पास करना जरूरी है, लेकिन इसने इसका दायरा बढ़ा दिया। आने वाले समय में हो सकता है आपको 3 एग्जाम क्लियर करेंगे तब जाके एग्जाम होगा, यानी पात्रता एग्जाम भी है, उसके बाद मुख्य एग्जाम भी है, उसके बाद साक्षात्कार होगा, उसमें सफल हुए तो जाके शिक्षक बनोगे। यानी इसके दायरे को बढ़ाया जा रहा है, इसलिए मेहनत कर लो अच्छी और भगवान करे अब की जो भर्ती है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। फिर इसने कहा कि केवल प्राथमिक स्तर नहीं बल्कि उच्च स्तर को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा, यानी आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं उसके लिए भी आपको टीएटी पास करना जरूरी होगा। यानी इसको बुनियादी शिक्षा के साथ साथ प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहला तो ये इंपॉर्टेंट सुझाव कि जो टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसको इन्होंने विस्तृत कर दिया, और विस्तृत का मतलब है कि केवल बुनियादी, प्रारंभिक, यानी बुनियादी में तो होगा ही होगा, प्रारंभिक में होगा व माध्यमिक स्तर के लिए भी इसे अनिवार्य बना लिया जाएगा। इनके लिए भी इसे क्या बनाया जाएगा, इसके लिए भी इसे अनिवार्य बना दिया जाएगा। दूसरी बात कि एक तो टीईटी एग्जाम होगा, इसके बाद जो है वो मुख्य परीक्षा होगी और उसके बाद साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार इनके माध्यम से चयन किया जाएगा, यानी प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इनमें ध्यान रखना है कि शिक्षकों को मुख्य रूप से इसने जो है वो दायरा थोड़ा सा बढ़ा दिया कि टीचर है टीईटी पास होगा, लेकिन इसको माध्यमिक स्तर पर भी इसने बढ़ा दिया। दूसरा, हमने पहले बात की थी सतत व्यावसायिक विकास, बात की थी हमने। अब यहां इसने फैक्ट लिया है कि शिक्षकों को अपना विकास, प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट करना है उसके लिए कम से कम 50 घंटे का सीपीडी कार्यक्रम है उसका प्रशिक्षण उसे प्राप्त करना है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट शिक्षक में याद रखना कि हमने कहा था सतत व्यावसायिक प्रोफेशनल विकास के माध्यम से 50 घंटे कम से कम, इसने कहा है कि 50 घंटों का जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना चाहिए। यानी कि टीचर है उसे मुख्य रूप से कम कितने घंटे, तो 50 घंटे कि 50 घंटे है वो कम से कम प्रत्येक वर्ष, ठीक है, 50 घंटों का प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष, एक साल में प्रत्येक वर्ष में प्राप्त करना है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि जब सतत व्यावसायिक विकास का पूछे और प्रशिक्षण पूछे तो एक सत्र में यानी एक वर्ष में लगभग इसने कहा कि 50 घंटे है वो होना चाहिए। फिर एक नया लेटेस्ट अभी चल रहा है कि कैरियर मैनेजमेंट और प्रगति, कैरियर मैनेजमेंट एवं प्रगति क्या है समझाते हैं। एनईपी में क्या लिखा है और अभी इसके लिए क्या प्रोग्राम हो रहा है। इसमें कहा कि शिक्षकों को उनके कार्यों के लिए सम्मान व पुरस्कार देना, कि उन्हें सम्मान व पुरस्कार भी प्रदान करना, और दूसरा जो सम्मान और पुरस्कार मिला है उन शिक्षकों को वेतन वृद्धि भी देना। क्या देना, वेतन वृद्धि भी देना, पदों में भी वरीयता देना। और इसी को ध्यान में रखते हुए एनईपी ने कहा कि मुख्य रूप से इसको केंद्रीय स्तर से संचालित किया जा रहा है, लेकिन हमारे राज्य स्तर में पहले केवल यह था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित शिक्षक है, राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मानित शिक्षक है उन शिक्षकों को वेतन वृद्धि दी जाएगी। लेकिन अब इसको राष्ट्रीय के साथ राज्य स्तर, राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, इसको राज्य स्तर पर भी साथ में कर दिया कि राज्य व राष्ट्रीय स्तर दोनों पर जो सम्मानित शिक्षक है उनको वेतन वृद्धि दी जाएगी। और इसके लिए अभी लेटेस्ट में 3-4 दिन पहले ही सूचनाएं मांगी गई है कि जो शिक्षक मुख्य रूप से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सम्मानित है उनकी सूची भेजी जाए ताकि एनईपी के अकॉर्डिंग उन्हें
जो वेतन वृद्धि है उस वेतन वृद्धि के रूप में भी इसका लाभ उन्हें दिया जा सके। ये बात भी किसमें की गई है, कैरियर मैनेजमेंट और प्रगति में, इसके अकॉर्डिंग इसमें बात की गई। फिर इन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता, ये इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, इसमें सवाल फिर बनता है कि शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता क्या कर दी जाएगी, 4 वर्षीय न्यूनतम योग्यता है वो 4 वर्षीय, जो हम बीए बीएड कहते हैं, बीएससी बीएड कहते हैं, कि यानी 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है उस 4 वर्षीय पाठ्यक्रम को एक न्यूनतम योग्यता कर दिया गया है कि 4 वर्ष का जो एकीकृत शिक्षण पाठ्यक्रम होगा उस 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री, इंटीग्रेटेड कहते हैं जिसको, 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया। यहां इसको अनिवार्य कर दिया, तो सीधा सवाल यहां आता है कि एनईपी ने न्यूनतम योग्यता क्या रखी है, तो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होनी चाहिए। अब इसके साथ इन्होंने कहा है कि जिन महाविद्यालयों के पास 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री की मान्यता होगी, केवल वो ही महाविद्यालय 2 वर्षीय और 1 वर्षीय बीएड भी करवा सकते हैं। अलग से नहीं होगा, 12 सारे संस्थान नहीं होंगे, लेकिन जो 4 वर्षीय करवा रहा है वही संस्थान 2 वर्षीय और 1 वर्षीय बीएड भी करवा सकता है, लेकिन वो किसके लिए, उसकी भी बात सुनते हैं। तो ये मेन है कि 4 वर्षीय तो जरूरी है। अब ये कह रहा है कि 2 वर्षीय जो बीएड है वो भी हो सकती है, लेकिन किसने, जिसने ये 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूरा कर चुका है, उसको 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम अगर पूरा किया है तो उस पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उसने स्नातक डिग्री कंप्लीट कर ली है, और स्नातक डिग्री कंप्लीट कर ली है, उस पूरा करने के बाद उसको 2 वर्षीय बीएड में एडमिशन दिया जा सकता है। फिर लिखा है 1 वर्षीय, अब कह रहे हैं 1 वर्षीय करवाएगा यही पाठ्यक्रम जो 4 साल करवा रहा है वही करवाएगा, लेकिन 1 वर्षीय कौन करवा सकता है, जिसने 4 वर्षीय स्नातक डिग्री या जो एमए हम कहते हैं या एमएससी कहते हैं, अधिस्नातक जिसको नाम दिया जाता है, उस विषय में कर चुका है और उस विषय स्पेशल में वो शिक्षक बनना चाहता है, तो उसको 1 वर्षीय जो बीएड है वो भी करवा सकते हैं। यानी अधिस्नातक, परास्नातक कह दें, अधिस्नातक कह दें, कंप्लीट है, वह 1 वर्षीय बीएड कर सकता है और वो उस विशेष में शिक्षक बनना चाहता है, तो उस स्पेशल सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में एमए है उस विषय स्पेशल में वो शिक्षक बनने की योग्यता रखता है, तो वह बीएड, हमें तो रखना है कि न्यूनतम योग्यता क्या है, 4 वर्षीय एकीकृत बीएड, ये जरूर हमें याद रखना है। और लास्ट एक शिक्षक में दिया कि इन्होंने टीचर के लिए एनसीएफ जो पाठ्यक्रम, एनसीएफ टीई, टीचर एजुकेशन, इसने कहा है कि एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीएफ का निर्माण किसने किया है, पहले भी हमने 2005 में पढ़ा, तो एनसीईआरटी के द्वारा, तो एनसीईआरटी को टीचर एजुकेशन यानी शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड एक एनसीएफ का निर्माण किया जाना है। और फिर इसने कहा कि निर्माण तो करना ही है, 2021 तक लगभग निर्माण करना है, और उसके बाद 5 या 10 वर्षों में निरंतर इसमें संशोधन भी किया जाना है, कि प्रत्येक 5 वर्ष या 10 वर्षों बाद इसमें संशोधित भी किया जाना है, क्योंकि परिवर्तन होते रहते हैं। आपने एक बार एनसीएफ बना दिया और फिर परिवर्तन नहीं करते हैं तो शिक्षकों की मांगे अलग अलग होती है, तो इसमें समय समय पर परिवर्तन भी किया जाना चाहिए। तो ये टीचर के बारे में बात की गई है। अगला लेते हैं समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, समता मूलक की बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा में क्या बात की गई, उसको थोड़ा सा लेते हैं। तो अगला जो हमारा बिंदु है, क्षमता मूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम, शॉर्ट टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है।
समावेशी का मैंने क्लास में कई बार डिस्कस किया है कि सामान्य बच्चों के साथ विकलांग दिव्यांग बच्चों को समान अवसर उपलब्ध करवाना, पूरे समय के लिए शिक्षण उपलब्ध करवाना, समाज के मूलभूत ढांचे से जोड़ना, चिकित्सक जांच उपकरण यंत्र सारी सुविधाएं देने की कोशिश करना जितना हो सके, ये समावेशी शिक्षा का है। तो यही बात इसने मुख्य रूप से कही गई है। कुछ बिंदुओं को लिया है कि CWSN बच्चे हैं उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए। दूसरा, समाज के जो SC ST वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, महिला वर्ग है, जेंडर विभिन्नता है, उनको भी अवसर दिए जाने चाहिए। दूसरा, इसने कस्तूरबा गांधी विद्यालय को भी बात की है कि इनको कक्षा 12 तक का इनका ग्रेड है वो उच्च किया जाना चाहिए। तो मुख्य बिंदुओं को लेते हैं कौन कौन से। पहला तो सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। फिर बात करते हैं CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, इन बालकों के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। इनके लिए जो एक्ट RPWD एक्ट 2016, पहले PWD एक्ट 95 था और उस 95 का स्थान किसने ले लिया, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार इसमें जितना कहा गया है उनके अनुसार इन्हें संसाधन व अवसर उपलब्ध करवाने की कोशिश करना। इसको हम अलग से विशेष में पढ़ चुके हैं, वैसे विशेष बालकों में, कि इन्हें अवसर उपलब्ध करवाना, क्योंकि मेन इनके दो अधिनियम PWD एक्ट 1995 और उसका स्थान इसने ले लिया। पहले 7 विकलांगताएं थी, फिर 21 कर दी गई, आरक्षण 3 था, 1% बढ़ाकर 4 कर दिया गया। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कह रहा है कि इसके अनुसार इन्हें संसाधन भी हो, सुविधाएं हो, जो इनको दे रखी है, कह रहा है कि इनके अनुसार इनको होनी चाहिए, तो वो इनको मुख्य रूप से उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि जवाहर नवोदय विद्यालय, जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, इस जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर, इसकी तर्ज पर यानी इसके आधार पर निःशुल्क छात्रावासों की भी व्यवस्था निर्माण किया जाना चाहिए। निःशुल्क जो छात्रावास है, इन छात्रावासों का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन बच्चों को अधिक से अधिक अवसर मिल सके और वे बच्चे भी शिक्षा से जुड़ सके। समावेशी शिक्षा का मेन कॉन्सेप्ट है। फिर हमने कहा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, इसको ग्रेड 12 यानी कक्षा 12, ग्रेड 12 तक क्रमोन्नत किया जाना चाहिए, ताकि इनके लिए उन्हें अवसर मिले। फिर इसने NCC विंग की स्थापना की भी बात की है, कि बालिकाओं के लिए मुख्य रूप से और बालकों के लिए जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है में मुख्य रूप से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में NCC विंग की स्थापना की जानी चाहिए। इसकी स्थापना की बात की है, ताकि शुरू से बालक और बालिकाओं में मुख्य रूप से जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो, आत्मविश्वास हो और सुरक्षा की भावना हो। ये चीजें जो है वो मुख्य रूप से इसमें होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो रक्षा मंत्रालय है वो जनजाति बहुल केंद्रों में या आदिवासी क्षेत्रों में NCC विंग है वे खोलें, ताकि इन बालिकाओं को इनसे जुड़ने का जो अवसर है वो प्राप्त हो। तो ये मुख्य रूप से ये कार्य रहेगा। जो रक्षा मंत्रालय है उस रक्षा मंत्रालय के सहयोग से आदिवासी क्षेत्र व जो जनजातीय क्षेत्र है उनमें मुख्य रूप से NCC विंग की स्थापना का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये समावेशी शिक्षा में मुख्य प्रावधान है, जो दिव्यांगजनों के लिए और अन्य जो पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, जेंडर विभिन्नता है, इन सारे ये इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। फिर अगला और लास्ट पॉइंट अपना लेते हैं, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण, प्रमाणन और प्रत्यापन। लास्ट पॉइंट है रीड का कि स्कूल शिक्षा के लिए इन्होंने क्या क्या मानक दिए गए हैं। तो स्कूल शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से इन्होंने कहा है कि निजी क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, निजी क्षेत्र को कंट्रोल करना है
और जिन स्कूलों में अच्छी व्यवस्था, जो बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, उनको सुविधाएं देना है। और उन्हीं सुविधाओं को ध्यान में रखकर पीएम श्री जो विद्यालय हैं वो भी शुरू किए गए, जो महात्मा गांधी विद्यालय हैं वो भी शुरू किए गए, ताकि इनको अधिक से अधिक सुविधाएं, अधिक से अधिक शिक्षक, अधिक से अधिक सहायक सामग्री उपलब्ध करवाएं, ताकि कम पैसे में ये बहुत ही बेहतर शिक्षण प्रदान कर सके। और निजी क्षेत्र है जो आर्थिक उद्देश्य को लेकर चलता है, उन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखा जा सके। तो ये मुख्य रूप से इसने कहा है। यहां बात करते हैं कि एक तो इन्होंने निजी क्षेत्र की भूमिका को सीमित, जो निजी क्षेत्र है की भूमिका को सीमित करना, निजी क्षेत्र है इसकी भूमिका को सीमित करना। दूसरा, जो अच्छे विद्यालय हैं, अच्छे विद्यालय हैं, उनको उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। जो अच्छा काम कर रहे हैं, प्रभावी काम कर रहे हैं, उनको उच्च स्तर की सुविधाओं को उपलब्ध करवाना। दूसरा, ये कह रहे हैं कि विद्यालय के जो मानक और मापदंड दिए गए हैं, कुछ मानक व मापदंड, मानक व मापदंडों को पूरा करने पर ही मान्यता देना, पूरा करने पर ही क्या देना, मान्यता। आरटी याद आ रहा है, धारा 18 और 19, ठीक है। 18 रहना है तो मान्यता लेनी पड़ी, हमने सोचा था, थोड़ा सा याद किया था। 18 धारा 18 में कहा था यहां रहना है तो मान्यता लेनी पड़ेगी, और मान्यता लोगे इसका मतलब जी है मान्यता ली तो चलेगा, नहीं है तो फिर लगेगा जुर्माना। ये सारी बातें हमने वहां की है। तो निजी विद्यालयों को लाभ का केंद्र न बनने देना और उसके लिए प्रयास करना। फिर इसने कहा है कि मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको जो विद्यालय है उस विद्यालय की समग्र उन्नति के लिए, समग्र उन्नति के लिए एक संस्थान की स्थापना की जाएगी, और वो संस्थान इनके कार्यों पर नियंत्रण भी रखेगा, कंट्रोल भी करेगा। तो एक प्रकार का ऐसा अकादमिक मानक और मापदंड जो तय करेगा, इसके लिए मुख्य रूप से एक संस्थान को अधिकारी बनाया जाएगा। और राज्य स्तर में यह संस्थान कौन सा, अगर राज्य स्तर पे पूछे तो एससीईआरटी को बनाया गया है, कि जो मुख्य रूप से एनसीईआरटी के नियंत्रण में कार्य करता है। इसके अलावा अलग से एक संस्था का स्पेशल नाम दिया है, राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण। राज्य विद्यालय, याद रखना है, राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण। राज्य विद्यालय माध्य प्राधिकरण, इसका मतलब जो स्टेट की बात की जा रही है कि स्टेट स्कूल, फिर बात की है वापस स्टैंडर्ड, और प्राधिकरण की बात की एजेंसी। तो ऐसी एजेंसी की हमें स्थापना करनी है जो कुछ न्यूनतम मानक तय करे, उन मानकों के आधार पर मान्यता दे और वो पूरा उसको कंट्रोल करने का कार्य करे। ये मुख्य रूप से इसकी भूमिका है। दूसरा, हमने अभी कहा कि केंद्र में किसकी भूमिका रहेगी, एनसीईआरटी की, वह राज्य में किसको कह दिया है, राज्य में जो सर्वोच्च संस्था होगी वो राजस्थान के हमले तो आर जोड़ दिया, एससीईआरटी मुख्य भूमिका में रहेगी। दूसरा, इन्होंने कहा है कि स्कूल में सबसे मेन भूमिका रखता है वो शिक्षा। शिक्षा जो मंत्रालय है, जो मुख्य रूप से स्कूल शिक्षा की अगर हम बात करें तो स्कूल शिक्षा निर्देशालय की भी इसने बात की है कि स्कूल शिक्षा निर्देशालय है वो भी इस पर नियंत्रण का प्रयास करे और स्कूली शिक्षा के जो विभिन्न कार्य हैं उन विभिन्न कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से कर सके। तो स्कूली शिक्षा विभाग और स्कूली निर्देशालय है, इनकी भूमिकाएं भी तय की गई है। तो ये जो मुख्य रूप से है वो समग्र उन्नति के लिए कार्य किया जाना चाहिए। तो हमने जो रीट के मुख्य परिप्रेक्ष्य में जो हमने बिंदु देखे, तो
रीट में जो पॉइंट दिए गए उन सारे पॉइंटों को व्यवस्थित करके प्रश्नों के अनुसार हमने समझने का प्रयास किया। थोड़ा सा अगर मैं सारूप वापस बताऊं तो शुरू में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एनईपी का इतिहास परिचय क्या रहा। फिर अध्याय आपको याद है कि 4 मुख्य रूप से भाग है और उसके अध्याय अलग से बताए गए हैं, उनको भी हमने थोड़ा सा याद कर लिया। 811 53 थोड़ा सा अलग उसको बांट दिया और वहां भी हमने शुरुआत की। तो शुरुआती स्कूल शिक्षा से, फिर उच्च शिक्षा की बात आई, फिर केंद्र की बात आई और फिर क्रियान्वयन की बात आई। 4 वर्ड है, 4 याद हो गए, कहीं दिक्कत नहीं। फिर हमने ईसीसी की बात की, एफएलएन की भी हमने बात की और उसमें कौन कौन सी कक्षा 3 तक मुख्य उद्देश्य पढ़ना लिखना संख्या ज्ञान, यही ध्यान में रखना है। ईसीसी में बात की आंगनवाड़ी का और मैंने अलग अलग याद करवाया तो उसको ढंग से याद करना है। फिर नई वीडियो के साथ उपलब्ध होंगे, तब तक अच्छे से रिवीजन कीजिए और रिवीजन मीन्स डिवीजन। धन्यवाद।